कर्ट एक कमजोर भद्दे सा दिखने वाला लड़का था जिसे हीरो की पार्टी से बेकार समझकर निकाल दिया गया था। लेकिन सब कुछ तो तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास इन्फिनिट माना है जो उसकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। और अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे करने हैं, इसलिए सपोर्ट करना दोस्तों। कहानी की शुरुआत तब होती है जब कर्ट फ्लेमिंग ड्रैगन नाम की एक एस रैंक हीरो पार्टी ज्वाइन करता है। लेकिन वो कभी भी किसी लड़ाई में कुछ खास कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कॉम्बैट स्किल्स बिल्कुल नहीं होते। एक दिन पार्टी का घमंडी लीडर कर्ट से कहता है कि उसे पार्टी से निकाला जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए एक बोझ है और उसकी जगह कोई ताकतवर बंदा उनके काम आएगा। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी वो लोग कर्ट को कचरे की तरह धक्का देकर छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन कर्ट एक वर्क स्टेशन पर नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। रिसेप्शनिस्ट जब सुनती है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी का हिस्सा था तो उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कोई छुपी हुई खास टैलेंट होगी। लेकिन जब वो उसका टेस्ट लेती है तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। टेस्ट में पता चलता है कि कर्ट सिर्फ जी रैंक का है और उसके कॉम्बैट स्किल्स तो नेगेटिव लेवल पर हैं। उसे सीधे सीधे कह दिया जाता है कि वो बिल्कुल बेकार है और उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जब कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वो बहुत परेशान है, तब कर्सेल उसे एक मजदूरी वाला काम ट्राई करने की सलाह देती है और उसकी ताकत चेक करने के लिए एक भारी बैग उठाने को कहती है। कर्ट मान तो जाता है, लेकिन वो उस बैग को उठाने में भी बहुत मुश्किल महसूस करता है और उसे लगता है जैसे उसका सारा माना खत्म हो रहा है। फिर भी कर्सेल किसी तरह उस बेचारे की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो कर्ट को कंस्ट्रक्शन का काम रेकमेंड कर देती है। कुछ ही देर बाद कर्ट शहर की दीवार के पास पहुंचता है। यहाँ उसका बॉस उसे सिर्फ सीमेंट लगाकर दीवार की मरम्मत करने का काम देता है, क्योंकि कर्ट दिखने में बहुत पतला और कमजोर लगता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब बॉस वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। कर्ट ने अकेले ही पूरी दीवार का लगभग 1/4 हिस्सा ठीक कर दिया होता है, जो किसी सामान्य इंसान के लिए नामुमकिन है। ये देखकर बॉस अपने पास बचे हुए सारे पैसे कर्ट को दे देता है और वादा करता है कि बाकी पैसे वो बाद में देगा। कर्ट भी खुद हैरान होता है कि उसने इतनी आसानी से इतने पैसे कैसे कमा लिए। 3 दिन बाद पूरे शहर के लोग हैरान होकर देखते हैं कि शहर की दीवारों की मरम्मत कितनी तेजी से हो रही है। लेकिन इसी बीच बॉस कर्ट को नौकरी से निकाल लेता है। वो कहता है कि कर्ट अपना काम इतनी तेजी और सफाई से करता है कि बाकी मजदूरों के लिए काम ही नहीं बचता। फिर वो कर्ट से कहता है कि उसकी एबिलिटी तो एसएस रैंक जैसी लगती है और उसे यहाँ मजदूरों के साथ नहीं बल्कि रॉयल कैपिटल जाकर कुछ बड़ा करना चाहिए। लेकिन कर्ट इतना सीधा और भोला होता है कि उसे लगता है बॉस सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा है। आखिर में उदास होकर वो दोबारा कर्सेल के पास नौकरी मांगने चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात यूरेशिया नाम की एक लड़की से होती है, जो किसी मजदूर को हायर करना चाहती है ताकि वो उसके साथ क्रिस्टल्स इकट्ठा कर सके और उन्हें बेचकर अपना कर्जा चुका सके। यूरेशिया की खूबसूरती देखकर कर्ट तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यूरेशिया पहले थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि कर्ट दिखने में बहुत ही कमजोर लगता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता, इसलिए वो उसे काम पर रख लेती है। उनके जाने के बाद कर्सेल के असिस्टेंट उसे बताते हैं कि कर्ट के अकाउंट में अभी 200 गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट हुए हैं। ये सुनकर कर्सेल इतनी हैरान होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे उसी बैग पर गिर जाती है जिसे कर्ट उठा नहीं पाया था। तभी असिस्टेंट बताती है कि ये कोई मामूली बैग नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनोखा मैजिकल आइटम है जिससे किसी इंसान के अंदर कितना माना है इसका पता लगाया जा सकता है। जितना ज्यादा माना उस इंसान के अंदर होगा, ये बैग उतना ही भारी होता जाएगा। ये सुनकर कर्सेल को कर्ट का रिएक्शन याद आता है और वो सोचने लगती है कि आखिर कर्ट असल में है कौन। उधर यूरेशिया और कर्ट अपने बेस कैंप पहुंचते हैं। वहां उसे पता चलता है कि दोनों को एक ही टेंट में रहना पड़ेगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यूरेशिया उसे शांत करती है और उसे खाना ऑफर करती है। इतनी सी मेहरबानी देखकर भी कर्ट बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ पहले किसी ने इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। रात होने पर दोनों टेंट में आराम करने जाते हैं, लेकिन जब कर्ट देखता है कि यूरेशिया आराम से सो रही है तो वो खुद टेंट के बाहर सोने निकल जाता है। ये देखकर यूरेशिया काफी इंप्रेस होती है, क्योंकि वो असल में कर्ट की ईमानदारी और उसका कैरेक्टर चेक कर रही थी। अगली सुबह कर्ट यूरेशिया को क्रिस्टल्स निकालने की सबसे अच्छी जगह पर ले जाता है। वहां वो बहुत ही आसानी से ढेर सारे क्रिस्टल्स ढूंढ लेता है, जिन्हें ढूंढने में यूरेशिया को पहले बहुत मुश्किल होती थी। इसके बाद वो तुरंत उन क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में बदल देता है। ये देखकर यूरेशिया पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि बड़े से बड़े मेज को भी ऐसा करने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन कर्ट इतना भोला होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। दिन भर का काम खत्म होने के बाद यूरेशिया रॉयल कैपिटल जाती है ताकि वो ये क्रिस्टल्स अपनी दोस्त मिमी को बेच सके। मिमी क्रिस्टल्स को ध्यान से चेक करने के बाद उनके बदले 500 गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देती है। इतने हाई क्वालिटी क्रिस्टल्स देखकर मिमी जानना चाहती है कि यूरेशिया को ये क्रिस्टल्स कहाँ से मिले।
वो चाहती है कि यूरेशिया कर्ट को भी उसके पास लेकर आए, लेकिन यूरेशिया कर्ट के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। इस पर मिमी उसे सलाह देती है कि वो ध्यान रखे कि कर्ट कहीं दूसरे देश न चला जाए, क्योंकि उसकी जो ये एबिलिटीज हैं उनके दम पर वो किसी भी देश में विस्काउंट तक बन सकता है। दोनों की बातचीत के बाद यूरेशिया सीधा कर्सल के पास जाती है और वो 500 गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। वहां वो कर्सल से कर्ट के बारे में जानकारी मांगती है कि आखिर वो लड़का है कौन। जो थोड़ी बहुत बातें उसे पता चलती हैं, उसके बाद वो कर्सल को सख्त आदेश देती है कि कर्ट के बारे में किसी और को कोई जानकारी न दी जाए। अगली सुबह जब यूरेशिया दोबारा पहाड़ों पर लौट कर आती है तो वो हैरान रह जाती है। सिर्फ एक ही रात में कर्ट ने उन दोनों के लिए एक पूरा शानदार घर बना दिया होता है। इसी दौरान फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी, जिसने कर्ट की जगह एक नए मेज को रिक्रूट किया था, एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त बुरी तरह स्ट्रगल कर रही होती है। पार्टी के लोग समझ नहीं पाते कि वो अपनी पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ पा रहे। तब वैंडिना नाम की एक लड़की मुस्कुराती है और सोचती है कि इस घमंडी पार्टी का अंत अब शुरू हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ यूरेशिया कर्ट को बताती है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। उसके बनाए हाई क्वालिटी मैजिक क्रिस्टल्स की वजह से उसे बैरन बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन कर्ट उस ऑफर को साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यूरेशिया उसकी एबिलिटीज को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर देख रही है। इसके बजाय वो यूरेशिया के साथ ही काम जारी रखने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मैजिक क्रिस्टल्स बेचकर यूरेशिया को अपना कर्जा चुकाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिले होंगे। लेकिन बेचारे कर्ट को तो ये पता नहीं है कि 500 गोल्ड कॉइन्स मिलने के बाद यूरेशिया को इतना गिल्ट महसूस हुआ था कि उसने वो सारे पैसे कर्ट के अकाउंट में ही जमा करवा दिए थे, और इसी वजह से वो खुद अपना कर्जा नहीं चुका पाई थी। फिर दोनों दोबारा काम की बात करते हैं और कर्ट बताता है कि उसने खुदाई के लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। जैसे ही वो यूरेशिया को वहां ले जाने वाला होता है, यूरेशिया उसकी फिक्र करते हुए सोचती है कि शायद उसने पूरी रात ये घर बनाने में ही बिता दी होगी, लेकिन कर्ट बताता है कि उसने पूरे 6 घंटे की नींद ली है। लेकिन यूरेशिया को इतनी चिंता करते देखकर कर्ट उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेता है और सोचता है कि शायद वो उसे कामचोर समझ रही है। इसलिए वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा। थोड़ी देर बाद कर्ट उसे घाटी में ले जाता है और बताता है कि यहाँ एक खास पत्थर मिलेगा। उसके बाद वो खुद पुरानी जगह वापस चला जाता है जहां उसे पहले क्रिस्टल्स मिले थे, ताकि वो और कीमती चीजें निकाल सके। शाम तक यूरेशिया खुदाई करती रहती है और आखिरकार एक बड़ा टोपास क्रिस्टल ढूंढ ही लेती है। खुशी से उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है कि अगर कर्ट इसे मैजिक स्टोन में बदल दे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए कर्ट का इस्तेमाल करना गलत होगा। इसके बाद वो वापस लौटने लगती है और मजाक में सोचती है कि शायद अब तक कर्ट ने पहाड़ों के अंदर पूरी सुरंग ही बना दी होगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जैसे ही यूरेशिया गुफा के अंदर जाती है, वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि कर्ट के लिए तो ये सब नॉर्मल ही होगा ना, लेकिन गुफा का विशाल साइज देखकर आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है। इसी दौरान थोड़ा उदास दिख रहा कर्ट उसके पास ढेरों चमकदार पत्थर लेकर आता है। जब यूरेशिया उससे पूछती है कि वो उदास क्यों है, तो कर्ट बताता है कि जिस पत्थर की वो तलाश कर रहा था उसका ज्यादा हिस्सा उसे नहीं मिल पाया। ये सुनकर यूरेशिया को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे लगता है कि चलो कर्ट के भी कभी कभी बुरे दिन आते हैं। लेकिन जब वो एक्साइटेड होकर उन चमकदार पत्थरों के बारे में पूछती है तो कर्ट बिल्कुल आराम से बताता है कि वो मिथ्रिल है। ये सुनकर यूरेशिया का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि मिथ्रिल सोने और प्लैटिनम से भी कई गुना ज्यादा कीमती होता है। लेकिन कर्ट बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है कि उसके गांव में तो मिथ्रिल की कोई खास वैल्यू थी ही नहीं। ये बात सुनकर यूरेशिया और भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मिथ्रिल इसके लिए आम बात है तो फिर ये ढूंढ क्या रहा था। जब वो ये सवाल पूछती है तब कर्ट उसे ऑरिक एल्कम दिखाता है, जिसे द मेटल ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। हे भगवान, ये देखकर यूरेशिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे रेयर और सबसे कीमती मेटल माना जाता है। लेकिन कर्ट उसे और भी बड़ा झटका देता है जब वो मुस्कुराकर कहता है कि ये तो लगभग हर जगह मिल जाता है, बस जमीन के करीब करीब 7 किलोमीटर नीचे तक खोदना पड़ता है। जब यूरेशिया सुनती है कि कर्ट ने सिर्फ 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहरी खुदाई कर दी और गड्ढा वापस भर दिया, तब तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो बस इतना ही कह पाती है कि कृपया इस गुफा को दोबारा मत भरना। अगले दिन दोनों उस गुफा के रास्ते सेमिला शहर पहुंचते हैं। अब क्योंकि ये गुफा ताई शहर से सीधे सेमिला शहर जाने का एक नया और बेहतरीन शॉर्टकट बन चुकी थी, इसलिए यूरेशिया उस रास्ते को लोगों के लिए खोल देती है और उसके बदले में पैसे लेने लगती है। वो कर्ट से कहती है कि अब इन पैसों से उसके सारे कर्जे आसानी से चुक जाएंगे। सेमिला पहुंचने के बाद कर्ट की मुलाकात वैंडिना से होती है। वैंडिना उसे बताती है कि वो अब फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी की मेंबर नहीं रही। हालांकि असलियत तो ये थी कि उनके घमंडी लीडर गोलनोवा ने ही उसे कर्ट को ढूंढने भेजा था, क्योंकि पार्टी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कर्ट के हाथ का बना खाना ही पसंद आता है। जब वैंडिना को पता चलता है कि कर्ट नई नौकरी ढूंढ रहा है, तो वो उसे एक नक्शा देती है और बताती है कि शहर में ओफेलिया नाम की एक अटेलियर मिनिस्टर को मदद की जरूरत है।
कर्ट उसका शुक्रिया अदा करता है और नक्शे के हिसाब से एक बहुत ही आलीशान घर तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों पहले तो ये समझो कि एटीलियर उस जगह को कहा जाता है जहां हर तरह की जादुई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे जादुई दवाइयाँ, औजार, हथियार वगैरह। और जो इंसान इस जगह का मालिक होता है उसे एटीलियर मास्टर कहते हैं। शहर में उनकी बहुत इज्जत होती है और उन्हें एक विस्काउंट के बराबर का दर्जा दिया जाता है। अब उस घर में मिशेल नाम की असिस्टेंट कर्ट का खुशी से स्वागत करती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वेंडेना ने कर्ट को भेजा है, वो बिना किसी देरी के उसे सीधा किचन में ले जाती है। अब किचन की हालत इतनी ज़्यादा खराब और गंदी होती है कि लगता है जैसे सालों से सफाई ही ना हुई हो। लेकिन कर्ट अपने जादू से सिर्फ कुछ ही मिनटों में उस पूरी जगह को बिल्कुल चमका देता है। इसके बाद कर्ट घर के अंदर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर मिशेल कहाँ चली गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात लिजलॉट नाम की एक लड़की से होती है जिसके पेट में एक कर्स लगा हुआ है। कर्ट उसका हाल देखकर उसकी जांच करता है और जब उसे पता चलता है कि लिजलॉट भूखी है तो वो उसके लिए खाना बनाने लगता है। उधर यूरेशिया मिमी से मिलती है और उसे पता चलता है कि कर्ट को जो मिथ्रिल मिला था उसकी कीमत लगभग 550 गोल्ड कॉइन्स है। ये सुनकर यूरेशिया को डर लगने लगता है कि कहीं कर्ट की असली एबिलिटी सबके सामने ना आ जाए। इसलिए वो मिमी को बताती है कि कर्ट पहले फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी का मेंबर था। तब मिमी उसे बताती है कि उस पार्टी का लीडर अब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। फिर मिमी पूछती है कि अब यूरेशिया का अगला प्लान क्या है। यूरेशिया बताती है कि वो कर्ट को एक एटीलियर मिनिस्टर बनाना चाहती है और खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कर्ट खुद ही अपनी एबिलिटीज़ को बहुत कम समझता है, इसलिए उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। वापस किचन में कर्ट लिजलॉट के लिए खिचड़ी बना रहा होता है। तभी ओफेलिया वहां आती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कर्ट की लिजलॉट से मुलाकात हो चुकी है, वो उसे कुछ पैसे देकर वापस भेजने लगती है कि चलो बच्चे, आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम जा सकते हो। लेकिन जब खाना तैयार हो जाता है तो ओफेलिया उसे लिजलॉट के कमरे में लेकर जाती है। खाने को देखकर लिजलॉट के मुंह में पानी आ जाता है। ओफेलिया कहती है कि वो पहले खाना चखकर देखेगी ताकि यकीन हो सके कि वो सुरक्षित है, लेकिन लिजलॉट उसे रोक देती है और कहती है कि उसे कर्ट पर पूरा भरोसा है और अगर खाने में जहर भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, वैसे भी उस पर तो श्राप लगा ही हुआ है। इतना कहकर वो थोड़ा सा चख कर देखती है और उसे वो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अचानक वो ज़मीन पर गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। ये देखकर ओफेलिया घबरा जाती है और उसे लगता है कि लिजलॉट को सही में जहर दे दिया गया है। वो तुरंत कसम खाती है कि कर्ट को ढूंढकर उससे हिसाब चुकता करेगी। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब लिजलॉट खुद उठकर बिल्कुल ठीक खड़ी हो जाती है और फिर वो देखती है कि उसके शरीर से उस श्राप का असर लगभग पूरी तरह गायब हो चुका है। इसी वक्त किसी और जगह एक हुडी पहना हुआ आदमी अपने बॉस से माफी मांगता है कि लिजलॉट का श्राप टूट चुका है, लेकिन उसका बॉस उसे सख्त आदेश देता है कि उन्हें हर हाल में लिजलॉट को खत्म ही करना होगा। उस रात ओफेलिया लिजलॉट को लेकर मिमी के पास जाती है, जहां यूरेशिया भी मौजूद होती है। दोनों लड़कियां झुककर लिजलॉट का स्वागत करती हैं और उसे अपने किंगडम की तीसरी राजकुमारी कहकर बुलाती हैं। मिमी उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसने सुना था कि लिजलॉट बहुत बीमार है। तब ओफेलिया बताती है कि लिजलॉट को असल में कुछ गुंडों ने श्राप दिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि लिजलॉट जिंदा रहे, क्योंकि वो इस देश के राजा और गुमाको देश की राजकुमारी फ्रांसोइस की इकलौती बेटी है। इसीलिए लिजलॉट ही वो एकमात्र इंसान है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़कर रख सकती है। जब मिमी को पता चलता है कि लिजलॉट का श्राप टूट चुका है, तब वो समझ जाती हैं कि वो लोग यहाँ उस इंसान को ढूंढने में मदद मांगने आए हैं जिसने ये श्राप तोड़ा था। लेकिन वो ये जानकर हैरान होती हैं कि इतना खतरनाक श्राप आखिर टूट कैसे गया। तब लिजलॉट उन्हें बताती है कि कर्ट नाम के एक लड़के ने उसकी मदद की थी। जैसे ही वो दोनों कर्ट का नाम सुनती हैं, दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर उसका प्रिंसेस के साथ क्या संबंध है। कुछ समय बाद उन्हें पूरी बात पता चलती है कि कर्ट ने ही प्रिंसेस की मदद की थी। ये सुनकर यूरेशिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने कम समय में जब वो कर्ट के साथ नहीं थी, उसने इतना सब कुछ कर दिखाया। अब सीधे काम की बात पर आते हुए मिमी उन्हें 3 लोगों के नाम बताती है जिन पर उसे सबसे ज्यादा शक है कि उन्होंने ही लिजलॉट को श्राप दिया होगा। ये 3 लोग होते हैं सानोवा, जो एक नाइट है, फिर बिशप ट्रिस्टान और उनके देश की तीसरी रानी इजाडोरा। फिर सब मिलकर बिल्कुल किसी जासूस की तरह उन 3 अपराधियों के ऊपर बात करते हैं। जब वो देखते हैं कि तीनों ही शख्स इस शराब के पीछे हो सकते हैं, तब ओफेलिया एक प्लान बनाती है। वो कहती हैं कि उन्हें एक जाल बिछाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि लिजलॉट को एक नए एटीलियर मिनिस्टर के अंडर ट्रेनिंग करवाई जाए। जितना ज़्यादा इन 3 बदमाशों को इस नए एटीलियर मिनिस्टर के बारे में पता चलेगा, उतना ही आसान होगा असली मुजरिम तक पहुंचना। लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान चाहिए जो सही में एक एटीलियर मिनिस्टर बनने लायक हो। खुशकिस्मती से यूरेशिया पहले से ही इसी बात के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वो ओफेलिया को कर्ट के बनाए हुए वही हाई क्वालिटी मैजिक क्रिस्टल्स दिखाती है।
उन्हें ध्यान से देखने के बाद ओफेलिया तुरंत कर्ट को इस काम के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट चुन लेती है। अगले दिन कर्ट ओफेलिया के घर पहुंचता है, लेकिन मिशेल उसे बताती है कि फिलहाल उसके लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर कर्ट उदास होकर वहां से निकल जाता है और एक होटल में खाना खाने चला जाता है। वहां उसकी नज़र एक एडवेंचरर पार्टी पर पड़ती है जो इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि उनका पुराना पार्टी मेंबर उनके आज के मिशन में मदद नहीं कर सकता और अब उन्हें एक पोर्टर की ज़रूरत है, मतलब जो सामान वगैरह उठा सके। ये सुनकर कर्ट खुद ही उनकी मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन उसका दुबला पतला शरीर देखकर सबको शक होता है क्योंकि इस काम के लिए लगभग 150 किलो का बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए कर्ट उनकी बात गलत साबित कर देता है। वो आसानी से उनके 2 मेंबर्स को एक साथ उठा लेता है, जिनका टोटल वजन लगभग 250 किलो होता है। ये देखकर होटल में मौजूद सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। कर्ट की ये ताकत देखकर वो एडवेंचरर पार्टी उसे तुरंत हायर कर लेती है। खाना खत्म करने के बाद सब लोग मैदान की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कर्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। जैसे ही वो लोग एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं, अचानक एक स्लाइम कर्ट पर हमला कर देता है। कर्ट को उस स्लाइम को हराने में काफ़ी मुश्किल होती है और उसका ऑरा माइनस हो जाता है। तभी सीना उसकी मदद करती है। कर्ट हैरान रह जाता है क्योंकि पार्टी के बाकी मेंबर्स उस पर गुस्सा नहीं होते और ना ही उसे दोष देते हैं। इसके बजाय वो उसे समझाते हैं कि जब तक वो अपना काम मतलब सामान उठाना सही से करेगा, तब तक वो लोग हर तरह के खतरे से उसकी हिफाजत करेंगे। गुफा के अंदर जाकर सीना जादू से उस जगह को रोशनी से भर देती है और सब देखते हैं कि पूरी गुफा गॉब्लिन से भरी पड़ी है। जैसे ही वो लोग एक गॉब्लिन को मारते हैं, वो चीख कर अपनी मदद के लिए बाकी सारे गॉब्लिन्स को बुला लेता है। जब पार्टी को महसूस होता है कि गॉब्लिन्स का पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तभी कर्ट को गुफा में एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। कांस तुरंत सीना से कहता है कि वो कर्ट के साथ उस रास्ते से सुरक्षित निकल जाए, जबकि वो खुद और डैंसो बाकी मॉन्स्टर्स से मुकाबला करेंगे और उन्हें रोकेंगे। जब कर्ट को समझ आता है कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं, तब उसे जिंदगी में पहली बार महसूस होता है कि कोई उसे वाकई अपना सच्चा दोस्त समझता है। ये अनुभव उसकी पुरानी घमंडी पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से कर्ट ही वापस जाकर उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन सीना उसे रोक देती है और कहती है कि डैंसो और कांस सब संभाल लेंगे। इसके बाद वो गुफा के आगे के रास्ते को रोशनी से भर देती है ताकि वो दोनों आगे बढ़ सके। लेकिन अगले ही पल वो दोनों ये देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं कि वो गलती से आयरन ड्रैगन गॉलम्स के इलाके में आ पहुंचे हैं। इसी दौरान उधर यूरेशिया और लिज़लॉट कर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में यूरेशिया लिज़लॉट को चेतावनी देती है कि वो कर्ट और बाकी सबसे अपनी रॉयल आइडेंटिटी मतलब राजकुमारी होने की पहचान छुपाकर ही रखे। लिज़लॉट इस बात से सहमत हो जाती है और फिर यूरेशिया से कहती है कि वो उससे इतने फॉर्मल तरीके से बात करना छोड़ दे और नॉर्मल रहे। जब दोनों ढूंढते ढूंढते कर्ट के कमरे तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो वहाँ है ही नहीं। तभी यूरेशिया को दरवाजे के पास वेंडेना की आवाज़ सुनाई देती है, जो बता रही होती है कि कर्ट साकुरा नाम की एक एडवेंचरर पार्टी के साथ एक डंजन में गया है। पहले तो यूरेशिया को लगता है कि शायद ये कर्ट को फंसाने के लिए कोई चाल होगी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फैसला बदल लेती है और लिज़लॉट से कहती है कि वो यहीं रुक जाए जब तक वो कर्ट को लेकर वापस आती है। लेकिन सबको हैरान करते हुए लिज़लॉट भी उसके साथ चलने की जिद करती है। वो बताती है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है क्योंकि उसे उतना जादू तो आता ही है। आखिरकार यूरेशिया के पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब दोनों गुफा के पास पहुंचती हैं, तब लिज़लॉट को कर्ट की खुशबू महसूस होती है। वो उस खुशबू का पीछा करते हुए एक सीक्रेट दीवार तक पहुंच जाती है। अपनी सिक्स्थ सेंस और स्पेल की मदद से वो महसूस करती है कि दीवार के दूसरी तरफ जबरदस्त लड़ाई चल रही है। उधर सीना को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, इसलिए वो रोते हुए कर्ट से माफी मांगती है। लेकिन कर्ट उसे तसल्ली देता है और मुस्कुराकर कहता है कि जब तक वो यहाँ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इन पिद्दी गॉब्लिन से तो मैं बचपन में खेलता था। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं, कर्ट सिर्फ अपने छोटे से नाइफ से उन सबको इतनी आसानी से गिरा देता है जैसे कोई हलवा गाजर का काट रहा हो। ये देखकर सीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आखिर कर्ट असल में है कौन। इसी वक्त यूरेशिया भी वहां पहुंचती है और देखकर दंग रह जाती है कि कर्ट ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को कितनी आसानी से धूल चटा दी। जैसे ही कर्ट की नज़र यूरेशिया पर पड़ती है, वो तुरंत डैंसो और कांस को बचाने के लिए उससे मदद मांगता है। लेकिन यूरेशिया उसे बताती है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से घायल हुए हैं। उधर लिज़लॉट की नज़रें लगातार कर्ट पर ही टिकी रहती हैं। थोड़ी देर बाद पूरी एडवेंचरर पार्टी यानी टीम साकुरा यूरेशिया का शुक्रिया अदा करती है और ये मानती है कि गुफा में आने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच ना करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन यूरेशिया इस बात को दिल पर नहीं लेती। इसके बजाय वो कर्ट को बताती है कि उसके लिए एक एटेलियर में नई नौकरी का मौका आया है और वो चाहती है कि कर्ट उसके साथ चले। शुरुआत में कर्ट कहता है कि वो अभी टीम साकुरा के साथ काम कर रहा है, लेकिन पार्टी के मेंबर्स खुद मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि वो उनकी चिंता न करे और यूरेशिया के साथ चला जाए।
पर सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब यूरेशिया उन सभी एडवेंचरर्स को भी अपने साथ काम करने का ऑफर दे देती है, क्योंकि आगे उन्हें और भी एडवेंचरर्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। पूरी पार्टी खुशी खुशी इस ऑफर को मान लेती है और फैसला करती है कि शहर लौटकर अपनी इस जीत का जश्न मनाएंगे। कर्ट पूरे मिशन का भारी सामान उठाकर आराम से वापस ले जाता है। शहर लौटने के बाद कर्ट की मुलाकात मिमी से होती है। मिमी अपना इंट्रोडक्शन एक कोर्ट मजिशियन के रूप में देती है और कर्ट की जमकर तारीफ करती है। वो कहती है कि ओफेलिया ने उसकी बहुत तारीफ की है और उसने कर्ट के बनाए हुए मैजिक क्रिस्टल्स भी देखे हैं। अब जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि मिमी ही वो मजिशियन है जो उसका माना टेस्ट करने वाली है, वो पूरी तरह खुश हो जाता है। उसी रात जब बाकी सब लोग पार्टी का मजा ले रहे होते हैं, मिमी यूरेशिया को बताती है कि कर्ट की सारी मैजिकल एबिलिटीज SSS रैंक की हैं और उसकी नॉर्मल मैजिक पावर उससे भी कई गुना ज्यादा है। जैसे ही यूरेशिया को ये बात पता चलती है, दोनों मिलकर अपने उस सीक्रेट एटलियर मास्टर वाले प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कर्सेल उनकी ये सीक्रेट बातचीत चुपके से सुन रही थी, इसलिए वो उसे सीधा सीधा समझा देती हैं कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद सब लोग अपने नए बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कांस एक्साइटेड होकर पूछता है कि आखिर वो एटलियर मिनिस्टर कौन है जिसके अंडर कर्ट काम करने वाला है। ये सवाल यूरेशिया के पूरे प्लान को लगभग खतरे में डाल देता है, लेकिन वो बात को बहुत चालाकी से संभाल लेती है। उधर सीना, जो काफ़ी देर से उन सब पर नज़र रखे हुए थी, सोचती है कि यूरेशिया ने उनकी पार्टी को सच में काम देने के लिए हायर नहीं किया है, बल्कि शायद कर्ट के राज को छुपाने और उन्हें चुप रखने के लिए साथ लाया है। इसलिए वो सतर्क हो जाती है और कसम खाती है कि वो अपनी पार्टी के सभी मेंबर्स की हर हाल में हिफाजत करेगी। थोड़ी देर बाद सब लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर देखते ही कर्ट को याद आ जाता है कि इसी जगह उसने दीवार की मरम्मत की थी, लेकिन उस काम के सिर्फ 3 दिन बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये बात याद आते ही वो फिर से थोड़ा उदास हो जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद यूरेशिया सबको एक बहुत बड़े खाली जमीन के टुकड़े पर ले जाती है और बताती है कि आज से यही उनका नया बेस होगा। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन यूरेशिया उन्हें समझाती है कि जब तक एटलियर बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक सब लोग किसी होटल में ही रुकेंगे। इसके बाद वो कर्ट से पूछती है कि क्या वो ये पूरा एटलियर अकेले बना सकता है। बाकी सब सोचने लगते हैं कि ये क्या कह रही है, कर्ट भला अकेले इतना बड़ा एटलियर कैसे बना सकता है। लेकिन कर्ट सबको हैरान करते हुए बड़े आराम से कहता है कि मुझे बस 3 दिन दे दीजिए। यूरेशिया, जो कर्ट की एबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती है, उससे कहती है कि वो बिल्कुल आराम से अपना समय ले। अगर 3 दिन से ज़्यादा भी लग जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पूछती है कि उसे कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। कर्ट तुरंत एक लिस्ट लिख कर दे देता है जिसमें सारी ज़रूरी चीज़ें लिखी होती हैं। यूरेशिया कहती है कि उन सब सामानों को जुटाकर लाने में उसे लगभग 2 दिन लग जाएंगे। सीना को बहुत चिंता होती है कि इतना सारा भारी काम कर्ट अकेले कैसे संभाल पाएगा। दूसरी तरफ भोला कर्ट खुद इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि जो एटलियर वो बनाएगा वो उस एटलियर मास्टर को पसंद भी आएगा या नहीं। थोड़ी देर बाद यूरेशिया बाकी सबको होटल की तरफ चलने को कहती है, लेकिन निकलने से पहले वो कर्ट को खास हिदायत देती है कि समय पर होटल पहुंचकर खाना खा लेना और पूरा आराम भी करना, दिन रात बस काम में ही मत लगे रहना। होटल पहुंचने के बाद यूरेशिया सबको बैठने के लिए कहती है ताकि वो सब मिलकर एक बेहद ज़रूरी बात कर सकें। सीना, जो पहले से ही ऐसी किसी बात का इंतजार कर रही थी, सीधे यूरेशिया से पूछती है कि आखिर कर्ट है कौन। वो सबको याद दिलाती है कि गुफा के अंदर कर्ट ने सिर्फ एक छोटे से चाकू से आयरन ड्रैगन गोलम्स को ढेर कर दिया था और ऊपर से कह रहा था कि ये तो खिलौने जैसे हैं, बचपन में इनसे खेला करता था। सीना कहती है कि पागल वागल है क्या वो। इसके अलावा वो यूरेशिया और लिज़लॉट की असली पहचान भी जानना चाहती है। तब यूरेशिया बताती है कि वो एक एडवेंचरर थी जो सीधे रॉयल फैमिली के लिए काम करती थी। उसके बाद लिज़लॉट अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो इस देश की तीसरी राजकुमारी है जो फिलहाल अपनी असली पहचान छुपा कर रह रही है। इसके बाद यूरेशिया सच स्वीकार करते हुए बताती है कि वो भी पूरी तरह नहीं जानती कि कर्ट असल में कौन है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती है कि उसकी लगभग सभी एबिलिटीज़ SSS रैंक की हैं, सिवाय उसकी कॉम्बैट एबिलिटी के, यानी लड़ाई की क्षमता के, जो G रैंक की है। जब यूरेशिया ये खुलासा करती है कि कर्ट ही वो नया एटलियर मिनिस्टर बनने वाला है, तब सीना गुस्से में आ जाती है कि यूरेशिया ने ये इतनी बड़ी बात उनसे पहले क्यों छुपा कर रखी। इस पर यूरेशिया उन्हें समझाती है कि कर्ट से कोई भी बात सीधे मनवाना या निकलवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा सीधा और मासूम है। इसी वजह से बेहतर यही है कि वो सब कर्ट के साथ रहें, वरना बाहर का कोई भी चालाक इंसान उसकी गॉड लेवल एबिलिटीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकता है। ये सब सुनने के बाद राजकुमारी लिज़लॉट उन सब से कर्ट की हिफाजत करने की दिल से रिक्वेस्ट करती है। सब लोग कुछ देर तक इस बात पर गहराई से सोचते हैं। फिर डांसो मुस्कुराते हुए बोलता है कि भले ही कर्ट अब उनकी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, फिर भी वो सब कर्ट की हिफाजत करेंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे। जिंग, जिसे कर्ट के परिवार के बारे में पता था कि वो उसे अपनी परवरिश नहीं कर पाया, लेकिन वो फिर भी उसकी पूरी मदद करेंगी क्योंकि कर्ट उनका दोस्त है और वो सब एक साथ मुश्किल हालात का सामना कर चुके हैं। बाकी सब लोग भी डांसो की बात से पूरी तरह सहमत हो जाते हैं।
सिर्फ सीना को लगता है कि किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यूरेशिया की भी कर्ट से मुलाकात हुए सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं, तब वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी परेशान होकर वो उनके नए बेस यानी ज़मीन के टुकड़े की तरफ चल पड़ती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ कुछ ही घंटों में कर्ट ने उस विशाल बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार कर दिया होता है। हैरान होकर सीना उससे पूछती है कि क्या वो लोग कर्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ नहीं डाल रहे, लेकिन कर्ट बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहता है कि उसे दूसरों की मदद करने और काम करने में वाकई खुशी मिलती है। कर्ट की यही निश्चल मासूमियत सीना के दिल को छू लेती है। वो तुरंत फैसला कर लेती है कि अब से वो भी कर्ट का पूरा साथ देगी और उसे अपना सच्चा दोस्त मान लेती है। उसी दिन डांसो की मुलाकात वेंडेना से होती है। वहाँ उसे बेबी के बारे में सच पता चलता है, यानी उनका वही पुराना पोर्टर टीममेट जिसकी जगह कर्ट को उस डंजन यानी गुफा वाले मिशन पर सामान उठाने के लिए लाया गया था। फिर डांसो को समझ आता है कि बेबी के असल में एक धोखेबाज इंसान है जो गुंडों और दुश्मनों के लिए जासूसी का काम करता है। वो धोखे से एडवेंचरर पार्टीज में घुस जाता है और फिर अंदर ही अंदर उनकी बर्बादी की प्लानिंग करता है। वेंडेना आगे बताती है कि बेबी के ने हाल ही में किसी दुश्मन पार्टी से ऐसा ही एक खतरनाक काम एक्सेप्ट किया था, जिसका डांसो की पार्टी से पुराना खटास है और उसका इरादा उनकी पार्टी को बर्बाद करना था। मीटिंग खत्म होने के बाद डांसो वेंडेना को उसकी इस मदद के पैसे दे देता है। उसी रात वो सीधा उस होटल में पहुंचता है जहां बेबी के बैठा हुआ अपनी चालें चल रहा होता है। जैसे ही बेबी के डांसो को देखता है वो डर के मारे तुरंत भागने लगता है, लेकिन भागते भागते रास्ते में एक तार से टकराकर गिर पड़ता है और खौफ के मारे वहीं ढेर हो जाता है, जबकि डांसो धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है। तब डांसो को पूरी तरह समझ आ जाता है कि गॉब्लिन वाले हादसे के दौरान बेबी के नहीं उन सबको वहां फंसाया था। इसीलिए वो बेबी के को सख्त विज्ञापन देता है कि अगर वो दोबारा उसकी पार्टी या उसके दोस्तों के आसपास भी दिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डांसो के जाने के बाद पता चलता है कि जिस तार से टकराकर बेबी के गिरा था वो वेंडेना ने ही बिछाई थी। वेंडेना अफसोस करती है कि काश डांसो ने बेबी के को हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया होता, क्योंकि उसके हिसाब से वो आगे चलकर और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा। ये सोचकर वेंडेना उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी उसकी नज़र मिमी के लिए काम कर रहे कुछ गुप्तचरों पर पड़ती है। ये सब देखकर वेंडेना तुरंत फिर से छुप जाती है। वहाँ उसे मार्ली फिश के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है। मार्ली फिश कर्ट की पुरानी घमंडी पार्टी फ्लेमिंग ड्रैगन का ही एक मेंबर है। लेकिन इन सब बातों को फिलहाल साइड में रखकर वेंडेना कर्ट के गांव जाने का फैसला करती है ताकि उसके अतीत के बारे में और जान सके। उधर तीसरे दिन पूरी टीम अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती जब वे देखते हैं कि कर्ट ने अकेले ही एक बेहद शानदार और विशाल एटलियर घर बनाकर तैयार कर दिया है। कर्ट ने उन्हें आसपास के बाहरी इलाकों के लिए बैरियर भी बना दिया है। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और कर्ट उन्हें पूरी जगह का टूर करवाता है। हर कोने में की गई उसकी मेहनत और छोटी छोटी डिटेल्स देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक्साइटेड होकर कर्ट यूरेशिया से पूछता है कि एटलियर मास्टर कब आएगा, लेकिन यूरेशिया झूठ बोल देती है कि मास्टर के आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। कमरों की गिनती करने के बाद यूरेशिया कर्ट से पूछती है कि वो खुद किस कमरे में रहेगा। कर्ट बताता है कि क्योंकि वो सिर्फ घर का काम करता है इसलिए किचन के पास एक अलग और छोटे से कमरे में रह लेगा। ये सुनकर सब लोग तुरंत उसकी बात से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे इसी बेडरूम में रहना चाहिए, लेकिन कर्ट को ये बात इतनी अजीब लगती है कि वो सीधा मना कर देता है। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक सब लोग उसे मनाने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार कर्ट एक शर्त पर मान जाता है कि जैसे ही असली एटलियर मास्टर वापस आ जाएगा वो तुरंत ये कमरा छोड़ देगा। उसके बाद यूरेशिया कर्ट से पूछती है कि क्या वो पूरे घर के आसपास एक बैरियर बना सकता है जिससे कोई भी उन पर श्राप न दे सके, लेकिन कर्ट कहता है कि उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कुछ देर बाद यूरेशिया मिनी के दिए तालिस्मान लगाने का फैसला करती है। इसी दौरान लिजलॉट अपने कमरे से बाहर निकलती है क्योंकि वो कर्ट से मिलना चाहती है। जैसे ही यूरेशिया को लिजलॉट के इरादे का पता चलता है वो उसे डांटने की कोशिश करती है, लेकिन लिजलॉट मजाक में यूरेशिया को छेड़ते हुए कहती है कि शायद वो जलन महसूस कर रही है। वहां से जाने से पहले यूरेशिया लिजलॉट को चेतावनी देती है कि वो उनके प्यारे और मासूम कर्ट को किसी भी तरह से परेशान न करे। अगली सुबह जब कर्ट सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तब लिजलॉट फिर से उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यूरेशिया तुरंत उसे रोक देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खुशी खुशी मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। खाना खत्म होने के बाद यूरेशिया देखती है कि कर्ट उन तालिस्मान को साफ कर रहा होता है जो उसने श्रापों से बचाने के लिए लगाए थे। वो उसे बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि उसने उन्हें क्यों लगाया था, ताकि कर्ट आसानी से बात को समझ सके। साथ ही वो चुपचाप मिमी के आने का इंतजार भी कर रही थी। इसी दौरान बिशप ट्रिस्टन मार्लिस को चर्च से निकाल देता है। वो कहता है कि चर्च अब उसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी अब मुश्किल में है और उसका लीडर अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। मार्लिस अपने लीडर गोनोवा की बुराई करके अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रिस्टन को उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मार्लिस की खराब रेपुटेशन चर्च की इमेज को भी खराब कर देगी, इसलिए उसे जाना होगा।
ये सुनकर मार्लिस बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने हमेशा पूरी ईमानदारी से चर्च की सेवा की थी। लेकिन ट्रिस्टन उसे एक और मौका देता है। वो कहता है कि अगर मार्लिस उसकी एक इच्छा पूरी कर दे तो वो उसे माफ़ कर देगा। फिर वो मार्लिस को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। जैसे ही मार्लिस उसे पी लेती है, उसके पेट पर एक श्राप का निशान बन जाता है। ट्रिस्टन उसे आदेश देता है कि अगर वो इस जानलेवा श्राप से छुटकारा चाहती है तो उसे हर हाल में लिज़लॉट को खत्म करना होगा। मजबूरी में मार्लिस ये काम मान लेती है। उस रात जब मार्लिस दर्द से तड़पते हुए सो रही होती है, तब उसके सपने में डीमन लॉर्ड मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन ब्रेकफास्ट के दौरान यूरेशिया नोटिस करती है कि तालिस्मान हटा दिए जाने के बाद भी लिज़लॉट के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तब लिज़लॉट कर्ट के खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर उसे कभी दोबारा श्राप मिला तो शायद यही खाना उसे ठीक कर देगा। ये सुनकर कर्ट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब उसे दोबारा किसी श्राप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूरेशिया हैरान हो जाती है और कर्ट से पूछती है कि उसका मतलब क्या है। तब कर्ट समझाता है कि वो घर के बाहर अलग से एक बैरियर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि असल में पूरा घर ही एक बहुत बड़ा बैरियर है जो श्रापों को सीधे उनके मालिक की तरफ वापस भेज देता है। इतना ही नहीं, उसमें इस बैरियर को इस तरह मॉडिफाई किया है कि जो भी उन पर कोई स्पेल कास्ट करेगा उसका शरीर चमकने लगेगा। इसी वक्त जो दुश्मन दोबारा लिज़लॉट पे स्पेल कास्ट करता है उसका पूरा शरीर रोशनी से चमक उठता है। इसी रोशनी की वजह से ओफेलिया और मिमी तुरंत उसकी लोकेशन का पता लगा लेती हैं। कर्ट की ये बात सुनने के बाद यूरेशिया बिना वक्त गंवाए मिमी को ये खबर देने के लिए निकल पड़ती है। इधर कर्ट लिज़लॉट से कहता है कि वो यूरेशिया के साथ शहर घूमने चली जाए, क्योंकि इस घर में आने के बाद से वो बाहर निकली नहीं है। लेकिन लिज़लॉट कुछ परेशान सी लगती है और उसका ये ऑफर मना कर देती है। उसी दिन बाद में यूरेशिया ओफेलिया और मिमी के साथ मिलकर उस बदमाश को ढूंढने निकलती है जिसने उन पर स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी चमकती हुई बॉडी मिलती है। तब उन्हें समझ आता है कि उसके किसी साथी ने ही उसे खत्म कर दिया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। कर्ट की इतनी जबरदस्त एबिलिटी देखकर ओफेलिया सजेस्ट करती है कि लिज़लॉट के दुश्मनों को पकड़ने के लिए कर्ट की मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन यूरेशिया मना कर देती है। वो कहती है कि वो कर्ट को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती और ये काम वो खुद संभाल लेंगी। मिमी उसकी बात मान लेती है और कहती है कि वो अपने एक ऑफिसर को उनके घर की सुरक्षा के लिए भेज देगी। अचानक पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सबको पता चलता है कि हजारों स्केलेटन्स शहर की तरफ हमला कर रहे हैं। शहर के नाइट्स कैप्टन एलरिच और वाइस कैप्टन जेनेरिक सोचने लगते हैं कि इन स्केलेटन्स का सामना कैसे किया जाए। इसी बीच वो देखते हैं कि जैसे ही स्केलेटन्स शहर की उत्तर और पश्चिम दीवारों के पास पहुंचते हैं वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। एलरिच समझ जाता है कि ये जरूर उन दीवारों की वजह से हो रहा है जिन्हें कर्ट ने रिपेयर किया था। उधर दूसरी तरफ मार्लिस उस फाइल या पायल को संभालने की पूरी कोशिश कर रही होती है जिससे स्केलेटन्स को समन किया गया था। वो हैरान होती है कि ट्रिस्टन ने आखिर डीमन लॉर्ड के साथ संबंध कैसे बना लिया। डीमन लॉर्ड उसके मैजिक का इस्तेमाल करके लगातार स्केलेटन्स लगातार लहरें भेजता रहता है। जब उसका मैजिक कम पड़ने लगता है तब डीमन लॉर्ड कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए अब वो मार्लिस की सोल यानी आत्मा का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर मार्लिस को समझ आ जाता है कि ट्रिस्टन ने शुरू से ही उसे धोखा दिया था और उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया था। अगले दिन यूरेशिया घर वापस आती है और उन सबको शहर के हालात के बारे में बताती है। वो समझाती है कि उत्तर और पश्चिम की दीवारें स्केलेटन्स को लगातार खत्म कर रही हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि जो मॉन्स्टर्स उन दीवारों को पार कर सकते हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कर्ट की तरफ देखकर कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल घर से मत निकलना, ठीक है ना। कर्ट भी उसके साथ चलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन यूरेशिया उसे आने से मना कर देती है और कहती है कि वो घर में ही रुककर लिज़लॉट का ध्यान रखे। ये सुनकर प्रिंसेस यानी लिज़लॉट बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे कर्ट के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इसके बाद यूरेशिया कुछ मैजिक स्टोन्स लेने स्टोर रूम की तरफ जाती है। अब वो उनका क्या करेगी ये तो उसे ही पता है। फिर वो मिमी और ओफेलिया के साथ मिलकर एलरिच से मिलने पहुंचती है और उससे मदद मांगती है ताकि एलरिच मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और वो खुद पश्चिम दिशा में जाकर मॉन्स्टर्स की जड़ को खत्म कर सके। एलरिच पहले तो उसके इतने खतरनाक प्लान पर शक करता है, लेकिन जब ओफेलिया और मिमी उसे एक मैजिकल विसल दिखाती हैं जिसे वो इस्तेमाल करने वाली हैं, तब एलरिच खुद यूरेशिया के साथ जाने का फैसला करता है, जबकि उसका वाइस कैप्टन जेनेरिक मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने वाला काम संभालेगा। ये सुनकर जेनेरिक पीछे हट जाता है कि सर जी पागल वागल हो गए हो क्या, अब मैं अकेले कैसे करूंगा। लेकिन एलरिच अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो ओफेलिया और मिमी से भी कहता है कि वो शहर की सुरक्षा करने में मदद करें। अलग होने से पहले एलरिच और जेनेरिक पानी का एक एक कप उठाते हैं और कसम खाते हैं कि सब जिंदा लौटेंगे ताकि दोबारा साथ बैठकर एक और ड्रिंक शेयर कर सकें। जब यूरेशिया और एलरिच पश्चिम गेट पर पहुंचते हैं तो गेट के बाहर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स नजर आते हैं। यूरेशिया तुरंत एक मैजिक क्रिस्टल उन स्केलेटन्स की तरफ फेंकती है। क्रिस्टल जोर से फटता है और सारे स्केलेटन्स राख बन जाते हैं, जिससे उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है।
उधर एटेलियर में कर्ट एक मिथ्रिल पत्थर से एक छोटी सी तलवार बनाता है, लेकिन उसे वो उतनी पसंद नहीं आती। लिज़लॉट उस तलवार को देखकर कहती है कि उसे तो वो बहुत पसंद आई। इस पर कर्ट उसे चेतावनी देता है कि ये तलवार बहुत खतरनाक और जादुई है, फिर भी वो तलवार उसे दे देता है। गिफ्ट पाकर जब लिज़लॉट मुस्कुराती है तो ये देखकर कर्ट गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो सिर्फ उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो सीरियस होकर उससे पूछता है कि क्या उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर लिज़लॉट को लगता है कि अब कर्ट को सच बता ही देना चाहिए। सबसे पहले तो वो उससे माफ़ी मांगती है कि उसे भी अपनी परेशानी में घसीट लिया, लेकिन कर्ट उससे कहता है कि उसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ तक कि उसे सबके साथ रहने में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर भी लिज़लॉट खुद को दोषी महसूस करती है और बताती है कि यूरेशिया भी उसी की वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रही है। जैसे ही कर्ट को यूरेशिया के असली इरादे का पता चलता है, वो तुरंत समझ जाता है कि वो लिज़लॉट के दुश्मनों को हराने गई है। यह सोचकर कर्ट उदास हो जाता है, क्योंकि वो लिज़लॉट की हिफाजत करने में उन सब की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर पा रहा, जबकि वो उसकी सच्चे दिल से परवाह करता है। अब कर्ट को इतनी परवाह करते देखकर लिज़लॉट के दिल में उसके लिए और भी गहरी फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। हमेशा की तरह कर्ट को समझ ही नहीं आता कि उसकी ऐसी प्यारी बातों से लिज़लॉट उसके प्यार में पड़ रही है और वो पहले की तरह ही बिल्कुल मासूम बना रहता है। लिज़लॉट के बेचैन चेहरे को देखकर कर्ट उसे अपने साथ चलने को मना लेता है और कहता है कि दोनों मिलकर पश्चिमी हिस्से में मॉन्स्टर्स की सफाई करेंगे। शुरू में लिज़लॉट थोड़ी परेशान होती है, लेकिन कर्ट उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों अपना रास्ता खुद बना लेंगे। कुछ समय बाद लिज़लॉट इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। अब निकलने से पहले लिज़लॉट कर्ट की दी हुई तलवार को उसकी चेतावनी के बावजूद अपने सर के ऊपर घुमाकर देखना चाहती है कि आखिर उसमें क्या खास बात है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी चीज वहां आ जाती है। उधर गहरे जंगल में एल्ड्रिच और यूरेशियस स्केलेटन से लड़ते हुए काफी अंदर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनके पास मौजूद मैजिक क्रिस्टल सब लगभग खत्म होने वाले हैं, इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक वक्त पर एल्ड्रिच घायल हो जाता है और यूरेशिया चारों तरफ से स्केलेटन से घिर जाती है। तभी अचानक टीम साकुरा वहां पहुंच जाती है और उनकी मदद करने लगती है। उनकी मदद से यूरेशिया और एल्ड्रिच आखिरकार खंडरों तक पहुंच जाते हैं। साकुरा पार्टी एल्ड्रिच को एक सूप पीने को देती है। एल्ड्रिच हैरान रह जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सूप पीता है उसका घाव तुरंत भर जाता है। इसके बाद साकुरा पार्टी स्केलेटन्स को रोके रखती है और यूरेशिया और एल्ड्रिच के लिए रास्ता बना देती है ताकि वो खंडरों के अंदर घुस सके। जैसे जैसे वो इसके अंदर और गहराई तक बढ़ते हैं, डीमन लॉर्ड उन्हें देख लेता है। वो इस बात से इम्प्रेस्ड होता है कि वो उसकी प्लानिंग को बिगाड़ने के लिए इतनी दूर तक पहुंच गए हैं, इसलिए वो खुद उनके सामने आने का फैसला करता है। जैसे ही यूरेशिया डीमन लॉर्ड को देखती है, वो बिना देरी किए उस पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंकती है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब डीमन लॉर्ड पर उस अटैक का कोई असर नहीं होता। डीमन लॉर्ड मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो इमॉर्टल ना होता तो ये अटैक जरूर काम करता। पर बिना टाइम वेस्ट किए एल्ड्रिच तुरंत अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उस हमले को भी आसानी से रोक लेता है। सबसे बुरी बात यह होती है कि उसके घाव तुरंत भर जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उनकी ताकत की तारीफ करता है और कहता है कि कोई फायदा नहीं दोस्तों, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर वो उन्हें बताता है कि उनकी सेना स्केलेटन से बुरी तरह जूझ रही है। इस पर एल्ड्रिच जोर से कहता है कि उसके सैनिक कभी भी स्केलेटन्स के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। डीमन लॉर्ड उसकी बात गलत साबित करने के लिए और भी ज्यादा स्केलेटन समन कर देता है ताकि वो दोनों जीतने की उम्मीद ही छोड़ दें, लेकिन यूरेशिया और एल्ड्रिच उसका सर काट देते हैं और उसके दिल पर हमला करते हैं ताकि स्केलेटन्स को समन होने से रोक सकें। बदकिस्मती से डीमन लॉर्ड बिल्कुल आराम से अपना कटा हुआ सर उठाकर दोबारा जोड़ लेता है। फिर वो धमकी देता है कि वो और भी डीमंस भेजेगा जो शहर के डिफेंस को तोड़कर लिज़लॉट को भी खत्म कर देंगे। ये सुनकर यूरेशिया के मन में डरावने ख्याल आ जाते हैं और वो कांप जाती है। एल्ड्रिच उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके सारे हमले डीमन लॉर्ड पर बेअसर हो रहे हैं। इसी दौरान मार्लिस अपनी हद तक पहुंच चुकी होती है। स्केलेटन्स को समन करने वाले स्पेल की वजह से वो बुरी तरह कमजोर पड़ गई होती है और उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वो सोचती है कि काश उसे एक बार फिर कर्ट के हाथ का बना हुआ खाना मिल जाए। तभी अचानक कर्ट जमीन के अंदर से बिल्कुल किसी चूहे की तरह बाहर निकल आता है। जैसे ही मार्लिस उसके साथ लिज़लॉट को देखती है, वो तुरंत घबरा जाती है और सोचती है कि शायद कर्ट को पूरी सच्चाई पता चल गई है। लेकिन जब कर्ट उससे सवाल करता है तो वो पूरी सिचुएशन को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि क्योंकि ट्रिस्टन ने मार्लिस को चर्च से निकाल दिया है, इसी वजह से वो शहर पर अपना गुस्सा निकाल रही है। कर्ट मार्लिस को उसकी इन बुरी हरकतों के लिए डांटता है। दौरान उसे पता चलता है कि यूरेशिया उनके ऊपर वाले फ्लोर पर है। तब लिज़लॉट उससे कहती है कि वो यहाँ की सफाई करे, जबकि वो खुद यूरेशिया से मिलने जाती है। मार्लिस हैरान होकर देखती है जाती है कि कर्ट प्रिंसेस को बचाने के बजाय सीधा खतरे की तरफ जाने दे रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब कर्ट एक पोछा निकालता है और उस मैजिक सर्कल को साफ करना शुरू कर देता है, जिसे मार्लिस इतनी देर से मिटाने की कोशिश कर रही थी। कर्ट बहुत ही आसानी से उस मैजिक सर्कल को पोछे से पूरी तरह साफ कर देता है। उसी वक्त डीमन लॉर्ड को महसूस होता है कि उसका स्पेल कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए वो यूरेशिया और एल्ड्रिच के अटैक से बचने लगता है।
जब यूरिशिया और एल्ड्रिच देखते हैं कि अब उसके घाव पहले की तरह भर नहीं रहे हैं तो वो उस पर लगातार हमला करने लगते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड यूरिशिया का आखिरी मैजिक क्रिस्टल भी दूर फेंक देता है। तभी अचानक लिज़ेलॉट वहां पहुंचती है और डीमन लॉर्ड तुरंत उसके सीने में हमला कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं और डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल लिज़ेलॉट का शरीर तितलियों में बदल जाता है। फिर असली लिज़ेलॉट दोबारा सामने आती है और बताती है कि कर्ट की बनाई हुई उस स्पेशल तलवार की मदद से वो एक बिल्कुल परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। डीमन लॉर्ड तुरंत लिज़ेलॉट पर दोबारा हमला करता है, लेकिन वो फिर से तितलियों में बदल जाती है। अगली बार जब डीमन लॉर्ड उसे देखता है तब लिज़ेलॉट उस गिरे हुए मैजिक क्रिस्टल के पास खड़ी होती है। वो क्रिस्टल को तोड़ देती है और उससे निकली तेज रोशनी डीमन लॉर्ड को पूरी तरह मिटा देती है, जिसकी वजह से उसके समन किए हुए सारे मॉन्स्टर्स भी तुरंत गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद यूरिशिया लिज़ेलॉट को डांटती है कि उसके मना करने के बाद भी वो यहाँ लड़ने के लिए आ गई, लेकिन साथ ही उसका शुक्रिया भी करती है क्योंकि उसने सबकी जान बचा ली थी। एल्ड्रिच भी लिज़ेलॉट का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लिज़ेलॉट उससे कहती है कि शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है और वो वादा करती है कि शहर की सुरक्षा करने के लिए उसकी मेहनत का पूरा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एल्ड्रिच कहता है कि वो सिर्फ अपने साथियों के साथ बैठकर एक ड्रिंक एंजॉय करना चाहता है, उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। लिज़ेलॉट उसे यकीन दिलाती है कि उसकी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी। उधर मार्लिस बहुत तेज भूख से परेशान होती है और सोचती है कि खाना तो वैसे भी उसे नहीं मिलेगा। तब कर्ट उसके पेट की गुड़गुड़ सुनकर उसे राइस बॉल्स दे देता है। जैसे ही मार्लिस उन्हें खाती है उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसके शरीर पर लगा हुआ श्राप तुरंत गायब हो जाता है। तब उसे आखिरकार समझ आता है कि पहले फ्लेमिंग ड्रैगन की असली हिफाजत हमेशा कर्ट ही करता था। ये सच जानकर उसे अपने पुराने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है और वो कर्ट से माफी मांगती है, लेकिन कर्ट उसकी बात फिर गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो सिर्फ लिज़ेलॉट के लिए परेशानी खड़ी करने की वजह से माफी मांग रही है। कुछ देर बाद यूरिशिया और लिज़ेलॉट भागते हुए कर्ट के पास आती हैं, लेकिन तभी मिमी के स्पेशल ऑपरेशन टीम के मेंबर्स मार्लिस को उसके बुरे कारनामों के लिए गिरफ्तार करने आ जाते हैं। मार्लिस मदद की उम्मीद में कर्ट की तरफ देखती है, लेकिन कर्ट उससे सिर्फ इतना कहता है कि वो जेल में उससे मिलने जरूर आएगा। मार्लिस के गिरफ्तार होने के बाद लिज़ेलॉट खुशी खुशी कर्ट से बातें करने लगती है। यूरिशिया उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और इस बात पर हैरान होती है कि दोनों उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए थे। फिर वो कर्ट का हाथ पकड़कर कहती है कि अब घर लौटने का वक्त हो गया है। लिज़ेलॉट भी पीछे नहीं रहती और वो भी कर्ट का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। तब कर्ट को एहसास होता है कि उसके दोनों तरफ लड़कियां खड़ी हैं। जब उससे पूछा जाता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है तो कर्ट कहता है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उसी रात जीत की खुशी में कर्ट सब सोल्जर्स के लिए एक बहुत बड़ी दावत तैयार करता है, पर जब वो देखता है कि सब चुपचाप खाना खा रहे हैं तो उसे लगता है कि शायद उन्हें इस खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया। इसीलिए वो सबके लिए कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एल्ड्रिच उसे रोक देता है और कहता है कि उसके सैनिक उसके बनाए हुए खाने का पूरा मजा ले रहे हैं। इसके बाद लिज़ेलॉट कर्ट को बताती है कि एल्ड्रिच नाइट्स का कैप्टन है। तब कर्ट को याद आता है कि एल्ड्रिच वही आदमी है जिसने कुछ समय के लिए उसे शहर की दीवारों की मरम्मत का काम दिया था। कर्ट खुशी से एल्ड्रिच को बताता है कि उसे ये शहर बहुत पसंद है। अब इधर जो सैनिक खाने का मजा ले रहे होते हैं उन्हें महसूस होता है कि सिर्फ कर्ट का खाना खाने से ही उनके घाव पहले से बेहतर हो गए हैं। इसी दौरान किसी और जगह हिल्डेगार्ड नाम के एक डीमन को बांध कर रखा गया होता है और वहाँ मार्क टुकन नाम का एक आदमी पहुँचता है। कुछ दिनों बाद कर्ट और उसकी पार्टी एक गांव की तरफ निकलती है। सफर के दौरान कर्ट को नींद आ जाती है और वो अपने पुराने दिनों के सपने देखने लगता है। सपने में वो याद करता है कि उसकी दोस्ती हिल्डेगार्ड नाम के एक डीमन से हुई थी और वो उसके साथ सफर भी करता था। एक दिन जंगल में मस्ती करते वक्त हिल्डेगार्ड गलती से गलत फल खा लेती है। तब कर्ट को तुरंत वहीं आसपास की जड़ी बूटियों से एक दवाई तैयार करनी पड़ती है ताकि उसका इलाज कर सके। अब कुछ ही देर बाद कर्ट की आंख खुल जाती है। बाकी लोग उसे बताते हैं कि वो लोग उस गांव के बहुत करीब पहुंच गए हैं जहां उनका अगला मिशन है। गांव पहुंचने के बाद कर्ट और बाकी लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, जबकि यूरिशिया ऑफिस से जुड़े सारे काम संभालने लगती है। वहां गांव का मुखिया उनसे पानी की समस्या सुलझाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो कर्ट को अटेलियर मास्टर समझता है। इसके बाद यूरिशिया पहाड़ की दूसरी तरफ वाले गांव में जाती है ताकि दोनों गांवों के बीच कोई हल निकाला जा सके, लेकिन वहां पहुंचते ही दूसरे गांव का मुखिया भी उससे पानी की दिक्कत दूर करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी दोनों गांव के लोग भागते हुए आते हैं और सबको पहाड़ की तरफ चलने को कहते हैं। जब यूरिशिया वहां पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि कर्ट ने कुछ पंछियों के लिए, जिनका वो ध्यान रख रहा था, एक बहुत बड़ी झील बना दी है। इसके बाद कर्ट उससे पूछता है कि गांव के मुखिया ने क्या कहा, पर यूरिशिया तो तब हैरान रह जाती है जब दोनों गांव के मुखिया उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। कर्ट देखकर खुश हो जाता है कि यूरिशिया ने ये मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लिया। अब उनकी मदद के बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरह के बहुत सारे अंडे तोहफे में देते हैं। वापस लौटते वक्त कर्ट वादा करता है कि वो इन अंडों से सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाएगा।
तभी यूरिशिया को याद आता है कि लिज़लॉट उनके साथ नहीं है। वो कर्ट को बताती है कि लिज़लॉट इस वक्त टाइकॉन के राजा के पास है और कुछ दिन पहले जो मॉन्स्टर्स का हादसा हुआ था वो उसकी रिपोर्ट करने गई है। अब जैसे यूरिशिया ने बताया था, लिज़लॉट टाइकॉन के घर पर उसके साथ नाश्ता कर रही होती है। टाइकॉन, जिसके कनेक्शंस माकू किंगडम से भी हैं, लिज़लॉट को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि उसकी पावर और बढ़ सके। बातों ही बातों में वो अटेलियर मास्टर के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लिज़लॉट बहुत संभाल कर हर सवाल का जवाब देती है और उसने जो भी अफवाहें सुनी होती हैं उन सबको आसानी से टाल देती है। आखिर में टाइकॉन कहता है कि वो अटेलियर मास्टर को डीमंस की जमीन के पास एक अनजान इलाके का विस्काउंट बनाना चाहता है। ये सुनकर लिज़लॉट तुरंत समझ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो अटेलियर मास्टर को सबके सामने आना पड़ेगा। इसीलिए वो संभाल कर जवाब देती है कि पहले उसे मास्टर से बात करनी होगी कि वो क्या चाहता है। लेकिन टाइकॉन उसकी बात नहीं मानता और उसे याद दिलाता है कि मास्टर की भलाई के लिए कोई फैसला लेने का अधिकार राजकुमारी के पास ही है। इसके बाद टाइकॉन एल्ड्रिच से पूछता है कि इस मामले में उसकी क्या राय है। ये सुनकर लिज़लॉट मन ही मन चाहती है कि काश उसने पहले ही एल्ड्रिच को कर्ट की असली हालत के बारे में बता दिया होता। वो उम्मीद करती है कि काश एल्ड्रिच टाइकॉन की बातों में ना आए, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब एल्ड्रिच भी टाइकॉन की बात से सहमत हो जाता है कि अटेलियर मास्टर को उस जगह का विस्काउंट बना देना चाहिए। लिज़लॉट इस बात के खिलाफ होती है, लेकिन बहस करते करते गलती से उसके मुंह से अटेलियर मास्टर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी निकल जाती है। इसी दौरान टाइकॉन को अटेलियर मास्टर के जेंडर का भी पता चल जाता है। कुछ घंटों बाद जब लिज़लॉट वापस अटेलियर आती है तो वो यूरिशिया को पूरी मीटिंग की जानकारी देती है। ये सुनकर यूरिशिया एक प्लान बनाती है कि किसी और को सबके सामने अटेलियर मास्टर के रूप में पेश कर दिया जाए, लेकिन लिज़लॉट, जो कर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करती है, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वो कहती है कि दुनिया में कोई भी इंसान कर्ट की जगह कभी नहीं ले सकता। फिर एक्साइटेड होकर लिज़लॉट पूछती है कि आखिर कर्ट है कहाँ। इस पर यूरिशिया मजाक करते हुए कहती है कि कर्ट इस वक्त एक नए बच्चे की देखभाल कर रहा है। ये सुनते ही लिज़लॉट का दिमाग घूम जाता है और वो सोच लेती है कि कोई और पहले ही कर्ट के साथ परिवार बना चुका है। इसी गलत फहमी में वो तुरंत फैसला कर लेती है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो कर्ट से शादी कर लेगी। जब यूरिशिया देखती है कि लिज़लॉट की सोच बहुत ज्यादा ही आगे निकल गई है, तब वो सच बताती है कि जो अंडे उन्हें गांव वालों से मिले थे उनमें से एक फूटने वाला है और कर्ट उसी की देखभाल कर रहा है। ये सुनकर लिज़लॉट आखिरकार शांत हो जाती है। फिर यूरिशिया मजाक में कहती है कि हो सकता है कर्ट का नया चूजा आगे चलकर सोने के अंडे देने लगे। सिर्फ कुछ ही समय बाद कर्ट सबको खुशी से बताता है कि उसका अंडा फूट गया है। इसी दौरान मिमी के ऑफिस में ओफेलिया देखती है कि मिमी अपना काम करते करते बुरी तरह थक चुकी है। उसके काम का एक बड़ा हिस्सा उन सभी बदमाशों पर नजर रखना भी है और इसी वजह से उन्हें पता चलता है कि बिशप ट्रिस्टान का अंत हो चुका है। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि कर्ट को मिले उन मुर्गी के अंडों से अभी अभी एक चूजा निकला है। लेकिन घर में सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि कर्ट अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची को उठाए हुए हैं और वो कहता है कि ये उसी अंडे से निकली है। यूरिशिया तुरंत कर्ट को उस लड़की के बारे में चेतावनी देती है। वो कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है और हो सकता है कि उसे कर्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया हो। इसीलिए यूरिशिया जबरदस्ती उस लड़की को कर्ट से लेने की कोशिश करती है ताकि वो कर्ट को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन कर्ट उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। सबसे हैरानी की बात तब होती है जब वो छोटी लड़की यूरिशिया को मम्मी कहकर बुलाती है। इतना सुनते ही यूरिशिया ख्यालों में खो जाती है और अपने आप को कर्ट के साथ मिलकर उस बच्ची को पालते हुए इमेजिन करने लगती है। लेकिन तभी जलन से भरी लिज़लॉट तुरंत आगे बढ़कर बच्ची को यूरिशिया से ले लेती है। बच्ची उसे भी मम्मी कहकर बुलाती है और लिज़लॉट भी उसी तरह अपने सपनों के संसार में खो जाती है। फिर सीना भी उस बच्ची को गोद में लेती है और कुछ देर बाद वो उसे कर्ट को वापस लौटा देती है। इसके बाद सब लोग मिलकर यूरिशिया को मनाते हैं कि वो सब मिलकर उस बच्ची की परवरिश करेंगे। आखिरकार यूरिशिया के पास भी उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अब सबके मन में ये सवाल आता है कि उस बच्ची का नाम क्या रखा जाए। लिज़लॉट सबसे पहले बोलती है और कर्ट के नाम से मिलता जुलता एक नाम सजेस्ट करती है। कहती है कि ये नाम उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। लेकिन यूरिशिया बीच में रेफरी की तरह आ जाती है और कोई दूसरा नाम सजेस्ट करने लगती है, जिससे दोनों में बहस छिड़ जाती है। आखिर में कर्ट उन दोनों को शांत कराता है और उस बच्ची का नाम आकुरी रख देता है। उस रात जब आकुरी आराम से सो रही होती है, तब यूरिशिया उसके बालों का एक सैंपल मिमी के स्पेशल ऑपरेशन टीम के एक मेंबर को देती है ताकि वो उस रहस्यमयी लड़की के बारे में और जानकारी निकाल सकें। अगले दिन सब लोग देखते हैं कि कर्ट ने आकुरी के लिए एक अलग कमरा तैयार कर दिया है। उस कमरे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आकुरी बाहर से किसी को नजर भी ना आए और ना ही खुद चुपके से बाहर निकल सके। वहाँ सीना आकुरी के साथ खेलती है क्योंकि कर्ट को यूरिशिया के साथ काम पर जाना होता है। जाने से पहले कर्ट एक जिम्मेदार बाप की तरह आकुरी से वादा करता है कि काम से लौटने के बाद वो उसके साथ जरूर वक्त बिताएगा।
इसके बाद कर्ट और यूरिशिया अपने अगले मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें देखकर भारी हैरानी होती है कि आकुरी उनकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। दोनों सोचने लगते हैं कि वो आखिर गाड़ी के अंदर कैसे आई, लेकिन तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आता है और कर्ट तथा यूरिशिया को हीरो और उसका साथी कहकर बुलाता है। वो कहता है कि उनका असली मिशन डीमन लॉर्ड को हराना है। सीधा साधा कर्ट तुरंत ये काम करने के लिए मान भी जाता है, लेकिन यूरिशिया उसे तुरंत रोक देती है और कहती है कि वे लोग इस काम के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इसी बीच एक लड़का वहाँ आता है और बताता है कि उसी ने उन दोनों को बुलाया था। वो कहता है कि उसके बूढ़े बाप की बातों का वे लोग बुरा ना माने। फिर वो कर्ट और यूरिशिया को एक साथ देखकर तुरंत सोच लेता है कि दोनों कोई नए शादीशुदा कपल यानी नवविवाहित जोड़ा है। जैसे ही वो ये बात कहता है, यूरिशिया शर्म से पानी पानी होकर लाल हो जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ हमारे सीधे साधे कर्ट का ध्यान तो सिर्फ अपने काम पर ही होता है। उसे पता चलता है कि उनका काम सुअरों को दोबारा ठीक से खाना खिलाना है, इसीलिए वो तुरंत उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक कर्ट के साथ शादी के हसीन सपने देखने के बाद आखिरकार यूरिशिया खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि आखिर जब भी वो कर्ट को देखती है तो उसका दिल इतना तेज धड़कने क्यों लगता है और उसके सीने में अजीब सी घबराहट यानी बटरफ्लाइज क्यों महसूस होती है। इसी दौरान वो देखती है कि एक विशालकाय ड्रैगन आकुरी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है ताकि आकुरी को बचाने के लिए उस ड्रैगन का सामना कर सके, लेकिन कर्ट उसे रोक देता है। अगले ही पल वो ड्रैगन नीचे उतरता है और बड़े आराम से वो खाना खाने लगता है जो कर्ट ने सुअरों के लिए बनाया था। कर्ट बड़े भोलेपन से समझाता है कि जब भी जानवरों के लिए इतना अच्छा खाना बनाया जाता है तो ड्रैगन्स का आकर खाना खाना बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन यूरिशिया को उसकी ये बात किसी भी कोण से नॉर्मल नहीं लगती। फिर जब यूरिशिया थोड़ी शांत होती है तब उसे हवा में कुछ दूर से खून की बदबू आती है। वो तुरंत उस दिशा में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि फैंटम का एक मेंबर जो मिमी की गुप्तचर टीम के लिए काम करता है जमीन पर घायल पड़ा है और उससे खून बह रहा है। उसी पल सोल फ्लेयर नाम की एक रहस्यमयी औरत उस पर हमला कर देती है। यूरिशिया तुरंत रिएक्ट करते हुए अपनी तलवार से उसके साथ लड़ाई शुरू कर देती है। तलवारों के टकराने की तेज आवाज सुनकर कर्ट भी आकुरी के साथ वहां पहुंच जाता है। जब कर्ट उस औरत को देखता है तो अपनी क्षमता से तुरंत पहचान लेता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन ह्यूमन यानी ड्रैगनॉइड है। लेकिन यूरिशिया कर्ट को सुरक्षा के लिए पीछे रहने को कहती है। उधर सोल फ्लेयर चिल्लाकर मांग करती है कि वो आकुरी को तुरंत उसके हवाले कर दें। यूरिशिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और साथ ही कर्ट को इशारा करती है कि वो आकुरी को लेकर तुरंत वहां से निकल जाए। इसीलिए कर्ट और आकुरी उस ड्रैगन पर उड़कर वहां से उड़ जाते हैं। बदकिस्मती से वो औरत यूरिशिया पर भारी पड़ती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन हमेशा की तरह यूरिशिया ऐसा दिखाती है जैसे वो हार गई हो। जैसे ही वो औरत उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, यूरिशिया उस पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंक देती है। क्रिस्टल के फटने से इतना बड़ा धमाका होता है कि उसकी आवाज़ कई मीलों दूर तक सुनाई देती है। इस धमाके से ज़मीन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और वो औरत उसके नीचे दब जाती है। लेकिन किसी हॉरर मूवी की तरह वो फिर से ज़मीन के अंदर से बाहर निकल आती है और इस बार अपना असली रूप दिखाती है, एक भयानक डीमन। वो औरत जिसका नाम सोल फ्लेयर है, यूरिशिया की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने उसे ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर दिया और ये एक इंसान के लिए वाकई कमाल की बात है जिसने पहले एक डीमन लॉर्ड को हराया था। जैसे ही यूरिशिया को पता चलता है कि सोल फ्लेयर उनके बारे में सब कुछ जानती है, वो समझ जाती है कि सोल फ्लेयर का असली निशाना वो ड्रैगन नहीं। अब उसके मन में सिर्फ एक ही शक बचता है कि सोल फ्लेयर का असली टारगेट तो कर्ट है। यूरिशिया उम्मीद करती है कि कर्ट और आकुरी अब तक सुरक्षित शहर पहुंच गए होंगे, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखती है कि कर्ट ड्रैगन पर उड़ता हुआ वापस उसी की तरफ आ रहा है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर उसने सोल फ्लेयर को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। तभी कर्ट जोर से एक पेड़ से टकराता है और फिर बताता है कि वो सिर्फ यूरिशिया की मदद करने और उसे यहाँ से सही सलामत ले जाने के लिए ही वापस आया है। तभी अचानक सुअरों का झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। कर्ट तुरंत यूरिशिया का हाथ पकड़ता है और दोनों एक बड़े सुअर की पीठ पर बैठकर उस डीमन से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में यूरिशिया उससे पूछती है कि क्या उसके गाँव में सभी लोग उसके जैसे पागल हैं जो बिना सोचे समझे सीधे खतरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो यूरिशिया की दिल से परवाह करता है और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ट की ये बातें सुनकर यूरिशिया समझ जाती है कि चाहे कर्ट उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हो, लेकिन वो खुद उससे पूरी तरह प्यार कर बैठी है। लेकिन अगले ही पल उसका ये प्यारा सपना टूट जाता है जब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा फायरबॉल उड़ता हुआ आता है। वो फायरबॉल सुअरों के झुंड से टकराता है और सारे सुअर बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ समय बाद जब कर्ट और यूरिशिया होश में आते हैं तो देखते हैं कि सोल फ्लेयर उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। इस बार यूरिशिया कर्ट का दिया हुआ चाकू या तलवार निकालती है और उसकी हिफाजत के लिए सोल फ्लेयर का सामना करने आगे बढ़ती है। सोल फ्लेयर तुरंत उसकी तरफ एक और बहुत बड़ा फायरबॉल फेंकती है,
जैसे ही वो फायरबॉल उसके करीब पहुंचता है, यूरेशिया उसे अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और किसी तरह झुलसने से बच जाती है। तभी अचानक आकुरी दौड़कर आती है और यूरेशिया से जाकर चिपक जाती है। ये देखते ही सोल फ्लेयर तुरंत अपनी अटैक स्पेल को खुद ही मिटा देती है। अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलता है और वो तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। कर्ट दौड़कर यूरेशिया के पास आता है और अपनी खास दवा देकर उसके घाव तुरंत ठीक कर देता है। जब यूरेशिया ठीक हो जाती है तब दोनों सोचने लगते हैं कि आकुरी इतनी जल्दी उनके पास वापस कैसे पहुंच गई। तब उन्हें एहसास होता है कि आकुरी शायद टेलीपोर्ट कर सकती है। वे दोबारा उसे ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन आकुरी के पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची होती। फिर वे इधर उधर देखते हैं और पाते हैं कि सारे सुअर जमीन पर बिखरे पड़े हैं, जिसके बाद कर्ट पूरे झुंड को वापस खेत में ले जाता है। वहां लौटने के बाद कर्ट सोल फ्लेयर को ढूंढने निकल पड़ता है। उसी दौरान यूरेशिया आकुरी के साथ वापस आती है और ये पक्का मान लेती है कि सोल फ्लेयर ने अपना अटैक आकुरी को देखते ही रोक दिया था। यूरेशिया ये समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया, इसीलिए वो आकुरी के बारे में और रिसर्च करने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद कर्ट सोल फ्लेयर को अपने साथ बांध कर लेकर वापस आता है। वो सबको बताता है कि जब उसने सोल फ्लेयर को घायल पड़े देखा तो उसने उसे एक ऐसी दवा दी जिसमें एनेस्थीसिया मिला हुआ था ताकि वो हिल ना सके। इसके बाद कर्ट बड़े भोलेपन से उसे समझाने लगता है कि ड्रैगन्स का शिकार करना बुरी बात है और इंसानों पर हमला करना भी, तुम्हें ये सब गलत काम नहीं करने चाहिए। सोल फ्लेयर उसकी बातें सुनकर एकदम हैरान रह जाती है कि ये बंदा उसे क्या समझा रहा है। तब कर्ट कहता है कि जितने भी सींग वाले लोग होते हैं वे सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वे हिलगार्ड जैसे कभी नहीं बन सकते। जैसे ही सोल फ्लेयर ने हिलगार्ड का नाम सुना, वो चौंक कर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अत्यधिक कमजोरी की वजह से तुरंत बेहोश हो जाती है। लंबे सफर के बाद सब लोग वापस अपने घर पहुंचते हैं, जहां सब उनका स्वागत करने के लिए मौजूद होते हैं। इसी बीच एक अजीब सा आदमी उनके सामने आता है। लिज़लॉट उसका इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वही उनके एटेलियर का असली मास्टर है। वो अपना नाम रिकूटो बताता है और कर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके लिए इतना शानदार घर बनाया। यूरेशिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, इसीलिए वो स्थिति को संभालने के लिए कर्ट को तुरंत खाना बनाने रसोई में भेज देती है। जैसे ही कर्ट वहां से चला जाता है, रिकूटो यूरेशिया के करीब आने की कोशिश करता है। यूरेशिया तुरंत उसे लात मार देती है, लेकिन उसका पैर रिकूटो के शरीर के आर पार निकल जाता है। तब वो लिज़लॉट की तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये सब उसके इल्यूजन मैजिक यानी भ्रम विद्या का कमाल है। वो लिज़लॉट से कहती है कि उसने हद से ज़्यादा मजाक कर दिया है। लिज़लॉट मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने बस ये इल्यूजन बनाया है कि आज से 5 साल बाद कर्ट कैसा दिखेगा। तभी यूरेशिया को मिमी का मैसेज मिलता है। मिमी बताती है कि वो आकुरी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर देगी। ठीक 3 दिन बाद मिमी घर पहुंचती है और रिपोर्ट शेयर करते हुए बताती है कि इतनी गहरी जांच पड़ताल के बाद भी वो ये नहीं समझ पाई कि आकुरी असल में क्या चीज़ है। वो सबको समझाती है कि आकुरी के बालों और थूक के सैंपल्स तो बिल्कुल आम इंसानों जैसे हैं, लेकिन उसके नाखूनों के सैंपल्स में बेहद स्पेशल मैजिक के निशान मिले हैं, जो किसी भी सामान्य इंसान में होना पूरी तरह नामुमकिन है। इसीलिए चाहे आकुरी देखने में एक इंसानी बच्ची जैसी ही क्यों ना लगती हो, देखने या बर्ताव में इंसानों जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन वो असल में इंसान नहीं है। इसके बाद मिमी यूरेशिया को सलाह देती है कि आकुरी के टेलीपोर्टेशन मैजिक को कंट्रोल और सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक मैजिकल सील लगा दी जाए, लेकिन कर्ट तुरंत इस बात के लिए साफ मना कर देता है। मिमी उससे पूछती है कि वो मना क्यों कर रहा है, ये तो आखिरकार आकुरी की भलाई के लिए ही होगा। तब मिमी कर्ट को याद दिलाता है कि जिस तरह मिमी उस पर पूरा भरोसा करती है, ठीक वैसे ही उसे आकुरी पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उस बच्ची का दिल बहुत साफ और निश्चल है। वो जिद करता है कि आकुरी हमेशा उसके साथ ही रहेगी। बाकी सब लोग भी कर्ट और आकुरी का समर्थन करते हैं। ये देखकर मिमी इस मामले को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद मिमी बंदी बनाई गई सोल फ्लेयर के पास जाती है, लेकिन वहां जाने से पहले कर्ट उससे गुजारिश करता है कि वो उसे जेल में मत डाले। लेकिन जब मिमी उस कमरे में पहुंचती है तो वो कहती है कि सोल फ्लेयर जैसी डीमन के लिए उसने जेल से भी बदतर जगह तैयार की रखी है। ये कहकर वो उस डीमन को होश में लाती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। मिमी पहले सोल फ्लेयर को चिढ़ाती है और उसे अपनी फायर मैजिक पावर यूज करने की चुनौती देती है। फिर वो उसे बताती है कि उसके शरीर पर जो मैजिक सील लगी हुई है, उसकी वजह से वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कि इस कमरे के चारों तरफ एक ऐसा स्पेशल बैरियर लगा हुआ है जो उसकी सारी मैजिकल पावर्स को पूरी तरह सील कर देता है। जब मिमी उसे सवाल पूछने लगती है तो सोल फ्लेयर साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्ट से ही बात करेगी, क्योंकि उसके हिसाब से कर्ट ने ही उसे हराया है। थोड़ी देर बाद कर्ट को भी उसी कमरे में बुलाया जाता है। सोल फ्लेयर कर्ट को देखते ही सबसे पहले उससे हिल्डगार्ड के बारे में पूछती है। कर्ट बिना किसी हिचकिचाहट के हिल्डगार्ड के बारे में अपनी पूरी कहानी सुना देता है। कहानी सुनते ही कर्ट को भी एहसास हो जाता है कि सोल फ्लेयर हिल्डगार्ड को पहले से बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो तुरंत उससे हिल्डगार्ड का पता पूछता है। सोल फ्लेयर बताती है कि हिल्डगार्ड को पकड़कर ताइकॉन के महल में बंद करके रखा गया है।
ये सुनकर सब लोग, विशेषकर यूरेशिया और मिम्मी, उसकी बात पर आसानी से यकीन नहीं करते। तब सोल फ्लेयर बताती है कि वो काफ़ी समय से हिल्डगार्ड को वहाँ से छुड़ाने के लिए अंदर घुसने का तरीका ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसने आकुरी को टेलीपोर्ट करते देखा तब उसे लगा कि आकुरी की स्पेशल पावर की मदद से हिल्डगार्ड को आसानी से बचाया जा सकता है। कर्ट उसकी बात पर भरोसा करने लगता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या किया जाए, लेकिन यूरेशिया उसे तुरंत चेतावनी देती है कि एक डीमन की बातों पर यूं आंख बंद करके विश्वास मत करो। पर आगे बहस करने के बजाय सोल फ्लेयर कर्ट से कहती है कि वो उसका पेंडेंट देख ले। जैसे ही कर्ट उस पेंडेंट को देखता है वो तुरंत पहचान लेता है कि ये तो हिल्डगार्ड का ही पेंडेंट है। तब सोल फ्लेयर आगे बताती है कि लड़ाई के दौरान उसने अपनी आग इसलिए रोक दी थी क्योंकि उसने यूरेशिया को आकुरी के साथ देखा था और वो आकुरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। सोल फ्लेयर की पूरी बात सुनने और पेंडेंट का सबूत देखने के बाद सब लोग उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। कर्ट कहता है कि वो हिल्डगार्ड को जरूर बचाएगा, लेकिन एक शर्त पर, जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक सोल फ्लेयर उस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाएगी। सोल फ्लेयर कर्ट की ये बात खुशी खुशी मान लेती है। इसके बाद कर्ट मिम्मी से इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए मदद मांगता है। कुछ देर बाद मिम्मी एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाती है। वो सबको ताइकॉन के घर का पूरा नक्शा दिखाती है और एक ऐसे गुप्त कमरे के बारे में बताती है जहां सिर्फ ताइकॉन ही जा सकता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उस सीक्रेट कमरे तक कैसे पहुंचा जाए और कमरे के अंदर कैसे पहुंचा जाए। तभी लिज़लॉट एक बेहतरीन प्लान बनाती है। वो कहती है कि वो अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके ताइकॉन को धोखा दे सकती है और इल्यूजन को दीवारों के आर पार भेजकर उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर सकती है। इस काम के लिए वो रिकोटो के इल्यूजन का इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। वो सबको बताती है कि इस प्लान को अंजाम देने का सबसे सही वक्त 3 हफ्ते बाद होने वाले फेस्टिवल के तीसरे दिन होगा। लेकिन फेस्टिवल के पहले 2 दिन लिज़लॉट और यूरेशिया आपस में इस बात पर मुकाबला करती रहती हैं कि सबसे पहले कर्ट के साथ अकेले समय कौन बिताएगा। दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलती हैं और लिज़लॉट जीत जाती है, जिसका मतलब होता है कि पहला दिन वो कर्ट के साथ बिताएगी। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है और पूरी पार्टी कैपिटल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में लिज़लॉट रिकोटो का इल्यूजन इस्तेमाल करते हुए ऑलमोस्ट अपनी पोल खोल ही देती है, लेकिन कर्ट के भोलेपन की वजह से उसे ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता। कैपिटल पहुंचने के बाद बाकी सब लोग कर्ट को हिल्डगार्ड को बचाने वाले फाइनल प्लान के बारे में बताते हैं। कर्ट भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन लिज़लॉट उसे मना कर देती है और कहती है कि फिलहाल वो उसके और आकुरी के साथ फेस्टिवल एंजॉय करे। जैसे ही फेस्टिवल शुरू होता है तीनों अलग अलग दुकानें और चीजें देखने लगते हैं। लिज़लॉट कर्ट को कैक्टस का जूस ट्राई करवाती है। जब कर्ट वो जूस पीने के बाद ग्लास उसे वापस देता है तो लिज़लॉट उसी जगह से दोबारा मुंह लगाकर पानी पी लेती है ताकि कर्ट के साथ एक इनडायरेक्ट किस हो जाए। इसके बाद वो उस फल का छिलका भी यादगार के रूप में संभाल कर रख लेती है। फेस्टिवल देखते वक्त लिज़लॉट को पता चलता है कि कर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी फेस्टिवल का मजा नहीं लिया, क्योंकि वो हमेशा काम में ही लगा रहता था। ये जानकर वो फैसला करती है कि आज वो कर्ट को जितनी हो सके उतनी खुशियां देगी और फिर उसे अपने दिल की बात यानी प्रपोज भी कर देगी। पूरे दिन दोनों आकुरी के साथ अलग अलग गेम्स और चीजों का मजा लेते हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तब लिज़लॉट मन ही मन याद करने लगती है कि उसे कर्ट को प्रपोज कैसे करना है और खुद को मानसिक रूप से तैयार करती है। लेकिन जैसे ही वो कर्ट को आवाज देती है वो देखती है कि कर्ट हिल्डगार्ड की सीधे मदद न कर पाने की वजह से अंदर ही अंदर परेशान है। तब लिज़लॉट उसे हौसला देती है और याद दिलाती है कि जिस तरह उसने कभी उसकी जान बचाई थी वैसे ही आज सब उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कर्ट अपनी तारीफ को नजरअंदाज कर देता है। तब लिज़लॉट सही मौका देखकर उससे कहती है कि उसके सारे दोस्त उसे बहुत पसंद करते हैं। ये बात सुनकर कर्ट बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो भी सबको दिल से बहुत पसंद करता है। जब दोनों घूमकर वापस आकुरी के पास लौटते हैं तब लिज़लॉट महसूस करती है कि पहली बार उसने कर्ट के चेहरे पर दिल से निकली हुई सच्ची मुस्कान देखी है। वो मन ही मन कसम खाती है कि अगली बार वो उसे प्रपोज करने का मौका बिल्कुल नहीं गवाएगी। अतीत का एक सीन। फेस्टिवल से कुछ दिन पहले कर्ट मिथ्रिल स्टोन पर काम कर रहा होता है। वहाँ एक ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ाता है जब वो कर्ट को साधारण हथौड़े से मिथ्रिल ओर पर चोट मारते हुए देखता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहता जब कर्ट कुछ ही पलों में उस कठोर मिथ्रिल से एक बेहद शानदार तलवार बनाकर तैयार कर देता है। ये देखकर ब्लैकस्मिथ का दिमाग ही हिल जाता है और वो सदमे से खुद को शांत करने के लिए सफर पर निकल पड़ता है। अब फेस्टिवल के दूसरे दिन यूरेशिया को याद आता है कि सोल फ्लेयर के साथ हुई लड़ाई में उसकी पुरानी मिथ्रिल स्वॉर्ड टूट गई थी और उसके बाद कर्ट ने खास उसके लिए एक नई मिथ्रिल स्वॉर्ड बनाई थी। अब कर्ट के साथ अपना खास दिन बिताने की बारी यूरेशिया की होती है और किस्मत से इस बार उन्हें आकुरी की देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। दोनों मुस्कुराते हुए साथ में फेस्टिवल घूमने निकलते हैं। यूरेशिया सोचती है कि वो कर्ट को किसी बेहद खूबसूरत और शांत जगह ले जाकर उसके साथ रोमांटिक समय बिताएगी, लेकिन तभी अचानक पास की एक दुकान की तरफ से भारी शोर मचने लगता है।
दोनों देखते हैं कि कुछ आवारा गुंडे उस दुकान के मालिक और उसकी मासूम बेटी को डरा धमकाकर परेशान कर रहे हैं। अगर कोई आम दिन होता तो यूरिशिया तुरंत जाकर अपने तरीके से मामला सुलझा देती, लेकिन आज वो सिर्फ कर्ट के साथ अपनी डेट एंजॉय करना चाहती थी। बदकिस्मती से हमारा सीधा साधा कर्ट बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस हंगामे की तरफ चला जाता है और उन गुंडों से पूछता है कि आखिर बात क्या है। जब कर्ट को पता चलता है कि वे लोग उस दुकान के खाने की बेवजह बुराई कर रहे हैं तो कर्ट खुद वहां का एक मीट बन टेस्ट करता है और मुस्कुराते हुए दुकानदार की तारीफ करता है कि ये तो वाकई बहुत टेस्टी है भाई। ये देखकर उन गुंडों में से एक कर्ट को जोर से धक्का दे देता है, पर तभी यूरिशिया तुरंत बीच में आ जाती है और कड़क आवाज में उन्हें चेतावनी देती है कि कर्ट एटेलियर का मेंबर है। ये सुनते ही गुंडों के पसीने छूट जाते हैं और वे तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि एटेलियर से जुड़े लोग आमतौर पर पावरफुल नोबल्स होते हैं। इसके बाद कर्ट तुरंत दुकानदार की हालत चेक करता है और अपनी काबिलियत से उसे पता चल जाता है कि उसकी एक हड्डी टूट चुकी है। वो बिना एक पल की देरी किए उसे अपने कंधे पर उठाता है और सबसे करीबी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि यूरिशिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वे लोग अपना इलाज खुद करवा लेंगे। अपनी पहली डेट इस तरह अधूरी रह जाने की वजह से यूरिशिया काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन जब वो दुकानदार की मासूम बच्ची को रोते हुए देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे तसल्ली देने लगती है। इसी दौरान यूरिशिया की मुलाकात फैंटम के गुप्तचर मेंबर से होती है जो भेष बदलकर कैक्टस बेच रहा होता है। जब यूरिशिया उसके पास जाती है तो फैंटम उसे अंदर की खबर देता है कि आज शहर में एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। इस दुकान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और इसी वजह से गार्गल रेस्टोरेंट, जो लगातार 2 साल से कंपटीशन जीत रहा था, ने पहली पोजीशन हासिल करने के लिए गुंडों को भेजा था ताकि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही इस दुकान को बर्बाद कर दिया जाए। ये सब सुनकर यूरिशिया को गार्गल रेस्टोरेंट पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी इसी घटिया हरकत की वजह से कर्ट के साथ उनकी प्यारी सी डेट खराब हो गई थी। वो फैसला करती है कि जैसे ही कर्ट वापस आएगा वे दोनों तुरंत यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूट जाती है जब कर्ट उदास चेहरा लेकर लौटकर बताता है कि दुकानदार की चोट काफ़ी सीरियस है और वो अगले दिन तक हॉस्पिटल में ही भर्ती रहेगा। इसीलिए कर्ट यूरिशिया से परमिशन मांगता है कि क्या वो दुकानदार की जगह उसकी दुकान संभालने और कंपटीशन में मदद कर सकता है। अपनी रोमांटिक डेट को पूरी तरह खराब होते देखकर यूरिशिया बची कुछ उम्मीद भी छोड़ देती है। फिर वो गुस्से में कसम खाती है कि वे इस कुकिंग कंपटीशन में गार्गल रेस्टोरेंट को बुरी तरह हराएंगे। लेकिन दुकानदार की छोटी बच्ची लूना उदास होकर बताती है कि उसके पास अपने मशहूर मीट बन्स बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री ही खत्म हो गई हैं, इसीलिए वो कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये सुनकर यूरिशिया लूना को हौसला देती है और कहती है कि कर्ट को मीट बन्स की रेसिपी और उसके सारे सीक्रेट सामानों का बहुत अच्छी तरह ज्ञान है। वो लूना को सब कुछ सिखा देगा ताकि वो कंपटीशन जीत सके। इस तरह जब उसके पिता ठीक होकर आएंगे तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होगा कि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले निभाई। सब कुछ तय हो जाने के बाद कर्ट यूरिशिया को ज़रूरी सामान की एक लिस्ट ला कर देने को कहता है। फिर वो यूरिशिया से एक बेलचा भी मांगता है। यूरिशिया ये देखकर चिंता करने लगती है कि कर्ट कहीं शहर के बीचों बीच खुदाई करने तो नहीं जा रहा, इसीलिए वो उसे पहले अधिकारियों से परमिशन लेने के लिए कहती है। कुछ घंटों बाद गार्गल रेस्टोरेंट के डोनट्स का स्वाद चखने के लिए इस कंपटीशन के जजेस वहां पहुंचते हैं, जहां जजेस ने पहले से ही गार्गल से मोटी रिश्वत ले रखी होती है। जजेस डोनट्स की झूठी सच्ची तारीफ करते हैं और गार्गल से कहते हैं कि इस साल भी जीत उसी की होगी। तभी अचानक उनकी नज़र लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ पर पड़ती है जो बड़े चाव से मीट बन्स खा रहे होते हैं। वे सब तुरंत उस तरफ जाते हैं। गार्गल ये देखकर दंग रह जाता है कि उस गरीब की दुकान अभी भी कैसे चल रही है, यहाँ तक कि उनके पास एक लंबी कतार भी लगी है, जबकि उसने तो गुंडों को भेजकर दुकान पूरी तरह बर्बाद करवा दी थी। लूना जजेस को देखते ही उन्हें टेस्ट करने के लिए अपना बनाया हुआ मीट बन देती है। जब जजेस बन को खोलकर देखते हैं तो उसका काला रंग देखकर पहले तो उसे खाने में हिचकिचाते हैं। तब लूना मुस्कुराते हुए समझाती है कि इसके अंदर जो फिलिंग डली हुई है वो एक बेहद मशहूर और स्वादिष्ट मीठा पेस्ट है जिसे अंको कहते हैं। जैसे ही जजेस उस मीट बन का पहला निवाला खाते हैं वे उसके लाजवाब स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। वे जोर जोर से तारीफ करने लगते हैं कि ये कितना अविश्वसनीय और टेस्टी है। ये सब देखकर गार्गल गुस्से से तिलमिला उठता है। वो सच्चाई जानने के लिए खुद भी आगे बढ़कर उस मीट बन को टेस्ट करता है ताकि जजेस को गलत साबित कर सके, लेकिन एक बाइट लेते ही वो भी उसका दीवाना हो जाता है। तभी यूरिशिया वहां पहुंचते हैं और सबको बताती है कि कर्ट ने जो हॉट स्प्रिंग खोदा था उसी का पानी मीट बन्स बनाने में इस्तेमाल किया गया है। गार्गल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कैसे भी करके यूरिशिया को गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसकी हर बात की तुरंत पोल खुल जाती है। आखिर में हेल्पलेस होकर वो उस जज को वो बात याद दिलाता है जिसे उसने मोटी रिश्वत दी थी, लेकिन जज भी सीधा बंदा निकला। वो उसका पैसा उसके मुंह पर फेंक के मारता है और बोलता है, अबे इतनी मस्त दुकान को मैं बेकार कैसे बोल दूं, पागल समझ रखा है क्या। तभी गार्गल की नज़र एक गली में उन्हीं गुंडों पर पड़ती है जिन्हें उसने पहले हायर किया था। वो दौड़ के उनके पास जाता है और फिर से उस दुकान को तबाह करने के लिए पैसे देने लगता है, लेकिन भाई साहब उसका दिमाग तब हिल जाता है जब वो देखता है कि वो गुंडे तो एक्चुअली में लीजलत और मिमिको के बंदे निकले। सही टाइम पे यूरिशिया भी वहां एंट्री मारती है और गार्गल के मुंह पे उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोल के रख देती है। वो बताती है कि लीजलत के इल्यूजन स्पेल की वजह से
गार्गल के वर्कर ने उसके सारे के सारे सीक्रेट उगल दिए हैं। यूरिशा गार्गल को बोलती है अब चुपचाप बिना कोई नौटंकी किए अच्छे बच्चे की तरह सरेंडर कर दे, लेकिन गार्गल तो ऐसी तैसी करवाने पर तुला था। वो अचानक चाकू निकाल के लीजलेट पर अटैक करने दौड़ता है, पर इससे पहले कि वो कोई होशियारी दिखा पाता उसे वहीं पकड़ के जमीन पर पटक दिया जाता है। फिर यूरिशा उस पर देशद्रोह का टैग हरा देती है और लीजलेट अपना असली स्वैग दिखाते हुए बताती है कि वो इस देश की तीसरी प्रिंसेस है। बस फिर क्या था, कुछ ही मोमेंट्स में गार्गल को घसीट घसीट के जेल की तरफ ले जाया जाता है। कुछ घंटों बाद टाइकॉन को न्यूज़ मिलती है कि गार्गल तो अंदर हो गया है। वो एकदम पैनिक मोड में आ जाता है क्योंकि अगले दिन जब लीजलेट उसके घर आएगी तो उसकी ग्रैंड फीस्ट के लिए खाना कौन बनाएगा। तभी उसका असिस्टेंट उसे एक झक्कास आइडिया देता है कि जिस दुकान ने वो कंपटीशन जीता है उसी को गार्गल की जगह बुला लिया जाए। टाइकॉन को बात एकदम सही लगती है और वो हाँ बोल देता है, लेकिन भाई एक और बात उसका दिमाग खराब कर रही होती है। वो सोचता है कि ये लीजलेट बार बार उससे मिलने क्यों आ रही है भाई। पहले तो उसे जरा शक होता है कि कहीं लीजलेट को उसके काले कारनामों और सीक्रेट्स का पता तो नहीं चल गया, लेकिन फिर जैसे ही उसे खबर मिलती है कि लीजलेट तो एथले मेस्टर के साथ आने वाली है, उसका सारा शक धूं धूं करके उड़ जाता है। वो मन ही मन पकाने लगता है कि अब तो वो एथले मेस्टर को ही पटा के अपनी गैंग में शामिल कर लेगा। अगले दिन यूरिशिया, लीजलेट और रिकुतु मिलकर हेलगार्ड को जेल से छुड़ाने का पूरा मास्टर प्लान एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद रिकुतु कर्ट को एकदम सॉलिड भरोसा दिलाता है कि भाई तू टेंशन मत ले, हेलगार्ड को तो बाहर निकाल ही लेंगे। इसके तुरंत बाद कर्ट और आकुरी लूना की दुकान पर हाथ बटाने के लिए निकल जाते हैं और लीजलेट अपना इल्यूजन हटा देती है। तभी यूरिशा का दिमाग चमकता है और वो नोटिस करती है, अबे यार ये इल्यूजन स्पेल तो तभी काम करता है जब तलवार म्यान से बाहर हो, लेकिन टाइकॉन के घर में नंगी तलवार हाथ में लेके जाना तो नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल था। तो सब मिलकर एक तूफानी जुगाड़ लगाते हैं कि लीजलेट दो अलग अलग इल्यूजन्स चलाएगी। एक इल्यूजन से वो खुद को रिकुतु जैसा दिखाएगा ताकि बंदा एकदम रियल लगे, और दूसरा इल्यूजन तलवार को छुपाने के काम आएगा। अब जैसे ही सब लोग टाइकॉन के घर की तरफ निकलते हैं, उन्हें एक ऐसा झटका लगता है कि हवा टाइट हो जाती है। पता चलता है कि कर्ट और आकुरी दोनों को ही आज की पार्टी में शेफ बना के ठोक दिया गया है। ये सुनते ही सब एक साथ हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, पर साथ ही सबकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है क्योंकि अब उनका बनाया बनाया प्लान और भी ज्यादा मुश्किल और रायता फैलाने वाला बन चुका था। दरअसल पिछली रात जब कर्ट अपना दिन भर का काम निपटा ही रहा होता है, तभी शहर के गार्ड्स उसके पास आते हैं और बताते हैं कि उसे टाइकॉन के घर होने वाले फंक्शन के लिए मस्ट मीट बंस बनाने का ऑर्डर मिला है। कर्ट तुरंत उन सोल्जर्स को टेस्ट कराने के लिए गरम गरम मीट बंस थमा देता है। भाई साहब जैसे ही वो पहला बाइट लेते हैं, उनकी पूरी थकान गायब और एकदम ताज़ा तरीन महसूस करने लगते हैं। अगले दिन कर्ट और आकुरी मीट बंस का डब्बा उठाकर टाइकॉन के घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि भाई यहाँ तो प्रिंसेस भी पधारी हुई हैं, उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। वो सोचने लगता है कि अबे यार अगर प्रिंसेस को मेरे बनाए मीट बंस पसंद नहीं आए तो क्या होगा। पर टाइकॉन का असिस्टेंट उसे तसल्ली देते हुए बोलता है, अबे चिल कर भाई, टेंशन लेने का नहीं, तू बस यहीं रुक के इंतजार कर क्योंकि कभी भी लीजलेट या टाइकॉन तुझे अंदर बुला सकते हैं। अब अकेले बैठे बैठे कर्ट चुपचाप उसी दरवाजे को घूरे जा रहा था जिसके बारे में उसने महल का नक्शा देखकर पता लगाया था कि इसी के पीछे अपने हेलगार्ड को बंदी बनाकर ठूसा गया है। दूसरी तरफ लीजलेट और रिकुतु टाइकॉन के साथ बैठकर अपनी ही अलग बातों की खिचड़ी पका रहे थे। बेचारी यूरिशा जो गार्ड बनकर खड़ी थी अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो मन ही मन पैनिक मार रही थी कि कहीं अपना कर्ट आफत का परकाला बनकर खुद ही कोई कांड न कर बैठे। उधर किचन में आकुरी का ध्यान जाता है कि कर्ट का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। वो तुरंत पूछती है, क्या हुआ, बेतना मुंह क्यों लटका रखा है। तब कर्ट अपना दिल का हाल बताता है कि उसका दोस्त उस बंद दरवाजे के पीछे कैद है, लेकिन वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रहा। इस पर आकुरी बिंदास स्टाइल में बोलती है, अबे बस इतनी सी बात, इसमें टेंशन क्या लेना, मैं तुझे अभी वहां पहुंचा देती हूँ। और भाई बिना एक सेकंड जाया किए आकुरी कर्ट को कस के पकड़ती है और दोनों जूम करके सीधे टेलीपोर्ट होकर उस दरवाजे की दूसरी तरफ एक छुपे हुए हॉलवे में पहुंच जाते हैं। जब कर्ट देखता है कि भाई आकुरी तो किसी और को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकती है, तो वो तुरंत उसे वापस ले चलने को कहता है, लेकिन आकुरी बेचारी का मुंह उतर जाता है और रोते रोते बताती है कि वो अभी दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। इसी बीच कर्ट को पास के कमरे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या, कर्ट एक शातिर चोर की तरह उस बंद दरवाजे का ताला खटाखट खोल देता है। वो सोच रहा था कि अंदर अपना हेलगार्ड मिलेगा, लेकिन भाई साहब सामने फामिल नाम की एक बुजुर्ग आंटी खड़ी होती हैं। फामिल आंटी आकुरी से बड़े प्यार से बात करती हैं और बताती हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, बीमार है। फिर जैसे ही वो कर्ट के हाथ का बना मीट बन चखती हैं, खुशी के मारे झूम उठती हैं, बोलती हैं, अरे बाप रे, इतने ज़माने बाद किसी खाने में ऐसा ज़बरदस्त स्वाद मिला है, ये मीट बन तो एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्टी है। कर्ट फामिल आंटी को देखते ही ताड़ जाता है कि इनकी असली उम्र जितनी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा है। फामिल आंटी कर्ट को कोई बहुत बड़ा जादूगर मेज समझ बैठती हैं, क्योंकि बंदा दरवाजे का ताला तोड़ के जो अंदर घुसा था। वो कर्ट से कहती हैं कि भाई तेरे अंदर हेलगार्ड को बचाने का पूरा दमखम है,
फिर वो राज खोलती हैं कि हेलगार्ड ठीक उनके नीचे वाले फ्लोर पर कैद है और खुद उसे हेलगार्ड से मिलाने के लिए ले चलती हैं। दूसरी तरफ टाइकॉन रिकुतो के कान में फुसफुसाता है कि वो उसे विस्कॉन्ट बनाना चाहता है। तभी लीजलेट बीच में एंट्री मारती है और कोई नायाब बहाना बनाकर रिकुतो और टाइकॉन को अकेले में बात करने का मौका दे देती है ताकि टाइकॉन उसमें उलझा रहे। जैसे ही लीजलेट वहां से रफू चक्कर होती है, टाइकॉन सीधे मुद्दे पर आता है और रिकुतो से पूछता है, क्यों भाई, अमर होना चाहेगा क्या? इस पर रिकुतो टका सा जवाब देता है, अबे मुझे इन सब फालतू चक्करों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एथिले मास्टर बनना ही मेरा सबसे बड़ा सपना था। इसके बाद टाइकॉन ज्ञान बांटना शुरू करता है कि एल्व्स और डीमंस जैसी दूसरी प्रजातियां इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं। इसी वजह से पुराने जमाने में सिरफरी लोगों ने उन प्रजातियों के बॉडी पार्ट्स को इंसानों में ट्रांसप्लांट करके उनकी उम्र बढ़ाने की खुराफात सोची थी, लेकिन ये सारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ और ऐसे नीच कामों की वजह से चर्च और देश की सरकार ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स पर ताला लगा दिया। रिकुतो पे टाइकॉन की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि जब तेरे पास सब कुछ है तो तू अमर होने के लिए इतना बावला क्यों हो रहा है बे? टाइकॉन सीधे सीधे जवाब देने से साफ इनकार कर देता है और रिकुतो तुरंत ताड़ जाता है कि ये बंदा कोई बहुत बड़ा और काला राज छुपा रहा है। तभी अचानक पूरे घर में हाहाकार मच जाता है कि चोर घुसाया, चोर घुसाया। यूरिशा बिना टाइम गवाए टाइकॉन को एक झूठी कहानी चिपकाती है कि उसने चोरों से दो दो हाथ किए थे, लेकिन वो चोर किसी को ढूंढते हुए सीधे किचन की तरफ भागे हैं। ये सुनते ही टाइकॉन के तो होश उड़ जाते हैं और वो उल्टे पैर किचन की तरफ दौड़ लगाता है। उधर लीजलेट भी कम नहीं थी, वो अपने इल्यूजन मैजिक की मदद से चुपके चुपके उसके पीछे ही हो लेती है। भागते भागते वो सीधे उसी सीक्रेट कमरे में पहुंच जाते हैं जिसका दरवाजा टाइकॉन को पहले से खुला मिलता है। वहां पहुंचकर लीजलेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो टाइकॉन को अपनी बेटी फामिल का नाम पुकारते हुए सुनती है, जो दुनिया की नजरों में तो कब की मर चुकी थी। लीजलेट पूरे कमरे को एकदम जासूस की तरह खंगालती है जहां उसे लंबे सफेद बाल मिलते हैं। फिर वो अपनी मैजिकल एबिलिटी यानी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके पता लगाती है कि इस कमरे में और कौन कौन आया था। तभी उसे हवा में अपने कर्ट की वही जानी पहचानी खुशबू आती है। तब वो फैसला करती है कि ये बात यूरिशा को जरूर बतानी होगी। नीचे बेसमेंट में कर्ट हेलगार्ड को देखते ही तुरंत उसके पास भागकर जाता है और उसकी हालत चेक करता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हेलगार्ड एकदम टकाटक है, तब वो भौचक्का होकर नोटिस करता है कि भाई 5 साल बीत जाने के बाद भी इसकी उम्र तो 1 इंच भी नहीं बढ़ी। वो सीधा उसके मुंह पे बोल देता है, अबे तू तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिखती है। जैसे ही हेलगार्ड ये सुनती है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और धड़ाम से कर्ट के मुंह पे एक रसीद करके मुक्का मारती है। चिल्ला के बोलती है, अबे ढोर, ये सब उसी तेरी बनाई फालतू दवा की वजह से हुआ है। कर्ट तुरंत भीगी बिल्ली बनके अपनी गलती की माफी मांगने लगता है, लेकिन हेलगार्ड उसे धोते हुए कहती है, तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे गांव रफू चक्कर हो गया था। अब अपने पापा को यूं बार बार डांट मुक्के खाते देख आकुरी से रहा नहीं जाता। वो जोर से चिल्ला के हेलगार्ड पे गरजती है, ए आंटी, मेरे पापा को मारना बंद करो। ये सुनते तो भाई हेलगार्ड का दिमाग ही फट जाता है। वो गलत फहमी में सोच लेती है कि ये कर्ट उसे धोखा देके कहीं और जाके बच्चे पाल रहा है। कर्ट की तो घबराहट के मारे हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत हाथ जोड़ के समझाता है, अरे रे रुक, आकुरी मेरी सगी बेटी नहीं है। तब जाके कहीं हेलगार्ड का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो पेट पकड़ के बोलती है कि भाई उसे कड़क भूख लगी है। कर्ट तुरंत जेब से एक एकदम पत्थर जैसा सख्त ब्रेड निकाल के उसे थमा देता है, लेकिन हेलगार्ड बेचारी से वो चबाया ही नहीं जाता। ये सारा ड्रामा देखकर फामिल आंटी तुरंत ताड़ जाती हैं कि अच्छा, तो हेलगार्ड के हमेशा जवान रहने का असली सीक्रेट कर्ट की बनाई वही जड़ी बूटी वाली दवा थी। लेकिन कर्ट बताता है कि उस दवा को बनाने के लिए जो रेनबो फ्लावर्स लगते हैं वो तो उसे ज़माने से कहीं मिले ही नहीं है। फिर जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि ये बुजुर्ग औरत ही असल में फामिल है, तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे कड़वा सच समझ आता है कि टाइकॉन ने लोगों से झूठ बोला था कि फामिल मर चुकी है, जबकि असल में उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ गई थी। कर्ट अब गहरे सोच में पड़ जाता है कि भाई हेलगार्ड को किडनैप करने के पीछे इस टाइकॉन का असली मकसद क्या था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसे साकुरा पार्टी वाली पुरानी बातें याद आती है और उसके भेजे में कड़क आइडिया आ जाता है। थोड़ी देर बाद टाइकॉन हाफते हुए बेसमेंट में पहुंचता है। कर्ट को वहां देखते ही वो चिल्लाता है, पकड़ो, यही है वो चोर जो घर में घुसा है। लेकिन कर्ट सीधे सीना ठोक के बोलता है, अबे ओए, कौन चोर? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, और उल्टा टाइकॉन पर ही उंगली उठा के इल्जाम ठोक देता है। अब सुनो असली लोचा। अपना सीधा साधा कर्ट महा गलत फहमी का शिकार हो जाता है। वो सोच बैठता है कि टाइकॉन अपनी बेटी फामिल से इतना बेइंतहा प्यार करता है कि वो चाहता है उसकी बेटी हमेशा छोटी बच्ची ही बनी रहे और कभी बड़ी ही ना हो। इसी बचकाले चक्कर में वो टाइकॉन को जम के डांट फटकार लगा देता है। कमरे में खड़ा हर बंदा अपना सर पकड़ लेता है कि भाई कर्ट ने तो पूरी बात का ही कचरा कर दिया। तभी हेलगार्ड से रहा नहीं जाता। वो कर्ट को एक हल्का सा बिजली का झटका यानी शॉक चिपका देती है ताकि बंदा और रायता ना फैलाए। इसके बाद हेलगार्ड कड़वा सच उगलती है कि फामिल असल में टाइकॉन की मौत चाहती है। ये सुनते ही टाइकॉन के होश उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए पूछता है, अबे ये क्या बकवास कर रही है तू?
कर्ट भी हैरान हो जाता है कि क्या कोई बेटी अपने बाप से इतनी नफरत कर सकती है। खौफ के मारे ताइकॉन की हवा टाइट हो जाती है और वो उल्टे पैर बेसमेंट से बाहर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, सामने लीज़लॉथ और यूरेशिया दीवार बन के खड़ी मिलती हैं। दोनों उसके मुंह पे बोलती हैं कि भाई हमें तेरी बेटी की असली हालत का पूरा कच्चा चिट्ठा पता चल चुका है और हम जानते हैं कि तू उसके बुढ़ापे को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। ताइकॉन भी टूट जाता है और अपना गुनाह मान लेता है और बोलता है कि एक आदमी ने उसे जो जो करने को कहा उसने वो सब कुछ किया, लेकिन भाई कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। निराश होकर ताइकॉन अपनी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों को फोड़ देता है ताकि एक डेविल यानी राक्षस को समन कर सके, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब घंटा कुछ नहीं होता। तब लीज़लॉथ उसे समझाती है, अबे वो ढोर, तेरा मैजिक यहाँ काम नहीं करेगा। कल जो कर्ट ने वो हॉट स्प्रिंग खोदा था ना, उसकी वजह से पूरी जमीन एकदम पवित्र हो चुकी है, तो तेरा ये मैजिक सर्कल एकदम बेकार और फुस है। इसी वजह से अब शहर के अंदर किसी भी डीमन को समन करना नेक्स्ट लेवल नामुमकिन हो चुका था। तभी अपनी हेलगार्ड हाथ में नंगी तलवार लेके वहां धमकती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने खड़ी ये लड़कियां कर्ट की दोस्त हैं, भाई साहब जलन के मारे उसका पारा चढ़ जाता है और वो एकदम खड़ूस तरीके से उनसे अकड़ के बात करने लगती है। लीज़लॉथ भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। दोनों के बीच ईगो फाइट और जबरदस्त टशन शुरू हो जाती है। वो तो मानो किस्मत अच्छी थी कि बीच में अपनी यूरेशिया आ गई और उसने दोनों को डांट पटकार के शांत कराया। फिर हेलगार्ड साफ साफ बताती है कि वो यहाँ ताइकॉन का काम तमाम करने आई है, क्योंकि आगे चल के ये बंदा अपनी हवस और इच्छा पूरी करने के लिए किसी बड़े डीमन को जरूर समन करेगा, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ताइकॉन एकदम शॉक होकर पूछता है, अबे ये फामिल मेरी मौत क्यों चाहती है यार? तब हेलगार्ड सच का पर्दाफाश करते हुए बताती है कि ताइकॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए बेकसूर और निर्दोष लोगों की बलि देने तक को तैयार है और फामिल आंटी ऐसा पाप बिल्कुल नहीं चाहती हैं। ये सुनते ताइकॉन का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर रोने जैसा हो जाता है कि फामिल खुद ही ठीक नहीं होना चाहती। वो चिल्ला के बोलता है कि अगर फामिल को ठीक करने के लिए मुझे खुद की या दूसरों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही हेलगार्ड का दिमाग घूम जाता है और वो सीधे उस पर तलवार से अटैक करने दौड़ती है, लेकिन सबको हैरान करते हुए फामिल, जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, दौड़कर बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। वो ताइकॉन के पास जाके खुशी से बताती है कि कर्ट का मीट बन खाते ही वो एकदम चकाचक और ठीक हो गई है। बाकी लोग इस बात पे कुछ खास हैरान नहीं होते, क्योंकि भाई कर्ट तो आए दिन कोई ना कोई ऐसा चमत्कार पेलता ही रहता है, तो उन लोगों के लिए तो ये सब अब रोज का ड्रामा और आम बात बन चुका था। उधर कर्ट के शरीर पे हुआ पैरालिसिस धीरे धीरे कम होने लगता है। वो आकुरी से कहता है कि सुन, मेरे बैग में रखी वो गोली निकाल के मुझे खिला दे। जैसे ही आकुरी उसे गोली खिलाती है, कर्ट एकदम टनाटन होकर दोबारा आराम से चलने फिरने लगता है। दूसरी तरफ लीज़लॉथ ताइकॉन को उसके काले कारनामों के लिए जम के लताड़ लगाने लगती है। वो कहती है कि तुझे तो सीधा जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी अभी तू अपनी बेटी से मिला है, इसीलिए तुझे माफ कर रही हूँ। साथ ही वो ताइकॉन को सख्त ऑर्डर देती है कि आज से वो एडलर की पूरी मदद करेगा। जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, तब लड़कियां फैसला करती हैं कि हेलगार्ड से बाकी के सवाल बाद में पूछे जाएंगे। वो सोलफेयर को भी बाद में आजाद करने का वादा करती हैं, लेकिन तभी माहौल में सन्नाटा छा जाता है और अचानक एक बेहद अजीब सा सिर फिरा आदमी सामने आ जाता है। हेलगार्ड उसे देखती तुरंत पहचान लेती है और चिल्लाती है कि इसका नाम स्क्रिप्टर है। स्क्रिप्टर एंट में आके बोलता है कि वो अपनी पूरी प्लानिंग को ऐसे ही फालतू में बर्बाद नहीं होने देगा, लेकिन लड़कियां भी तैयार थी। वो ठान लेती हैं कि इस बार भी उसके किसी घटिया प्लान को कामयाब नहीं होने देंगी। ताइकॉन उसे देखते ही गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे कड़वा सच समझ आता है कि उसकी बेटी की इस खराब हालत के पीछे कोई और नहीं बल्कि यही स्क्रिप्टर था, और लीज़लॉथ पर हमला करवाने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था। गुस्से से तमतमाया ताइकॉन अपनी पूरी ताकत झोंककर उस पर हमला बोल देता है, लेकिन भाई स्क्रिप्टर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपने मैजिक सर्कल की मदद से ना सिर्फ ताइकॉन के अटैक को हवा में उड़ा देता है, बल्कि यूरेशिया के जबरदस्त हमले को भी ब्लॉक कर लेता है। हालांकि यूरेशिया की होली स्वॉर्ड स्क्रिप्टर के बैरियर में दरारें डाल देती हैं। ये देखते स्क्रिप्टर तुरंत ताड़ जाता है कि भाई ये तो होली स्वॉर्ड का कमाल है। फिर वो बिना टाइम गवाए अपनी एक बोतल से खून निकालता है और धड़ाधड़ मैजिक सर्कल पे छिड़क देता है। सर्कल तुरंत धधक के एक्टिवेट हो जाता है और स्क्रिप्टर वहां से रफू चक्का लेता है। उसी पल वही डीमन लॉर्ड फिर से टपक पड़ता है। वो एंट के बताता है कि भाई उसकी प्रजाति तो इमॉर्टल है, इसीलिए वो मर के भी बार बार जन्म ले सकता है। लीज़लॉथ उस पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड चुटकी बजाते उसकी तलवार झटक के दूर फेंक देता है। फिर हेलगार्ड भी उस पर झपटती है और बाकी लड़कियां भी उसकी वॉट लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड दूर से ही अपनी ताकत से उन सबको उठा के पटक देता है। वो घमंड में चूर होकर बोलता है, अबे सिर्फ यूरेशिया की होली स्वॉर्ड ही मेरा कुछ उखाड़ सकती थी, और क्योंकि मैंने यूरेशिया को उस तलवार को छूने लायक ही नहीं छोड़ा, तो अब मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लीज़लॉथ तुरंत अपना दिमाग चलाती है और पूरी सिचुएशन ताड़ जाती है कि ये डीमन लॉर्ड असल में लोगों के दर्द और डर से ताकत खींचता है, इसलिए अगर इसे हराना है तो सबसे पहले इसके घमंड की धज्जी उड़ानी होंगी। जैसे डीमन लॉर्ड सबको और ज्यादा डराने धमकाने के लिए अपनी हनक दिखाता है, तभी अपना कर्ट एकदम मस्त मौला स्टाइल में टहलते हुए सीधे मैजिक सर्कल के अंदर एंट्री मारता है और बिंदास होकर बोलता है, अबे यार बहुत टाइम हो गया किसी डीमन लॉर्ड की शक्ल देखे हुए। और फिर क्या, वो उस खूंखार डीमन लॉर्ड को किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है।
अरे भाई वो डीमन लॉर्ड है यार, हमारे गांव का ठेकेदार नहीं। पर कर्ट की बातें सुनकर डीमन लॉर्ड का पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो गुस्से में तमतमाकर आग का गोला कर्ट पर फेंक देता है। लेकिन अपनी आकुरी भी कम नहीं थी, वो उस हमले को उल्टा उसी के खिलाफ मोड़ देती है और डीमन लॉर्ड खुद अपनी आग का शिकार होकर भुन जाता है। जैसे ही वो आग में झुलस रहा होता है, यूरेशिया अपनी होली स्वॉर्ड तानकर कर्ट के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है और उसे दूसरे फायर अटैक से बचा लेती है। इस बार तो वो डीमन लॉर्ड के अटैक को बीच से 2 टुकड़ों में चीर देती है और अपनी तलवार से नीली आग की लपटें निकालकर उस पर पलटवार कर देती है। ये तूफानी अटैक डीमन लॉर्ड को लगभग ढीला करके खत्म ही कर डालता है। फिर भी वो ढीठ डीमन लॉर्ड हिम्मत नहीं हारता और हेलगार्ड को ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब हेलगार्ड बताती है कि कर्ट ने जो पत्थर जैसा सख्त ब्रेड उसे दिया था, उसी ने ढाल बन के उसकी जान बचा ली। अब डीमन लॉर्ड का भेजा घूमने लगता है कि भाई आखिर ये कर्ट नाम का बवंडर है कौन। थोड़ा दिमाग दौड़ाने के बाद जैसे उसे याद आता है कि कर्ट तो उसी खतरनाक गांव से आया है, वो खौफ और गुस्से के मारे जोर से चीखता है और पलक झपकते ही हवा में रफू चक्कर हो जाता है। उस शाम कर्ट सबको बताता है कि भाई उसके गांव के लोगों ने तो डीमन लॉर्ड्स की वॉट लगाने के 36 तरीके ढूंढ रखे थे और उसे तो लगा था कि उन्होंने सारे डीमन लॉर्ड्स का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। पर तभी मैजिक सर्कल में अचानक एक सीक्रेट पोर्टल खुलता है और उसमें से कीड़े मकोड़ों जैसी अजीबोगरीब चीजें बाहर निकलने लगती हैं, जो आत्माओं को चबाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती हैं। लेकिन तभी एन मौके पर ताइकॉन का असिस्टेंट मीट बंस का एक डब्बा लेके वहां धमकता है। वो अजीब कीड़े आत्माओं को भूल मीट बंस की जबरदस्त खुशबू सूंघकर सीधे उसी पर टूट पड़ते हैं और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इस पूरे कांड और ड्रामे के बाद ताइकॉन का असिस्टेंट बांधना को बताता है कि भाई ताइकॉन ने बाद में सबके सामने सीना ठोक के फामिल के जिंदा होने का अनाउंसमेंट कर दिया। वो ये भी बताता है कि मिमिको की पूछताछ और छानबीन के बाद हेलगार्ड और सोलफेयर सही सलामत अपने देश वापस लौट गए। और तो और अपने कर्ट भाई की नई तूफानी खोज की वजह से उस दुकान का बिजनेस तो भाई साहब रॉकेट की स्पीड से आसमान छूने लगा। ये सब सुनकर बांधना मनी मन सोचती है कि कर्ट की असली पहचान और उसकी शक्तियों को हर हाल में छुपा के रखना बहुत बहुत जरूरी है, वरना रायता फैल जाएगा। कुछ दिनों बाद कर्ट को नाइट की धाकड़ पोज दे दी जाती है और यूरेशिया को बैरोनेस का जबरदस्त टाइटल मिल जाता है। लेकिन अपना कर्ट तो कर्ट ही है। वो रोना रोने रखता है, अबे यार मैं नाइट बनने के लायक कहाँ हूँ, मैंने तो पूरी लड़ाई में ढेला भर काम भी नहीं किया। जब वो इसी बात को लेकर रोता धोता रहता है, तब लीजलॉथ अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कॉलर ऊंची करती है कि देखा मेरा मास्टर प्लान काम कर ही गया। वो यूरेशिया से कहती है कि देखना एक दिन वो कर्ट को विस्कॉन्ट बनाकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ तपते रेगिस्तान में चलती हुई हेलगार्ड को याद आता है कि कर्ट ने उसके लिए ओरी हेलकम से एक बड़ा ही प्यारा फूल बनाया था गिफ्ट के तौर पर। हेलगार्ड मनी मन सोचती है, अबे यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कर्ट जैसा नमूना और अनोखा बंदा कभी नहीं देखा, पता नहीं आगे चलकर इस लड़के का क्या ही होगा। फिर घर में सब कुछ धीरे धीरे एकदम टकाटक और नॉर्मल हो जाता है। एक दिन आराम से चाय की चुस्कियां लेते वक्त रिकू तो अपने कर्ट को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए कैपिटल जा रहा है और उसकी गैर हाजिरी में कर्ट को ही एथलेमेस्टर की सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। सब लोग इसे एकदम आम और चिल बात समझते हैं और आखिरकार अपना कर्ट भी ये जिम्मेदारी चुपचाप एक्सेप्ट कर ही लेता है। तो दोस्तों ये मजेदार और धांसू एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है और फिलहाल इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि भाई सीजन 1 बस यहीं तक था। तो दोस्तों अगर वीडियो में मजा आया हो तो फटाक से लाइक ठोक देना, चैनल पे नए नवेले आए हो तो सब्सक्राइब करके रखना और भाई इस बार 500 कमेंट्स का सॉलिड टारगेट रखा है तो उसे भी कमेंट पेल के पूरा ही कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें भी ऐसे ही तगड़े मैजिकल और ओवर पावर टाइप के एनिमेशन देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिख रहे उन कड़क वीडियोस पे तुरंत क्लिक करो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।